चैप्टर नंबर 4 गति के नियम। ठीक है, न्यूटन का ही गति का जो नियम है उसी पर एक चैप्टर बनाया हुआ है। ठीक है, वही हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, गति के नियम। ठीक, चलो बात करते हैं क्या क्या है इसमें। सबसे पहला टॉपिक इसमें देखने वाले हम लोग, बल क्या होता है, यानी कि फोर्स। ठीक है, बल यानी कि फोर्स समझते हैं क्या होता है। कोई बताओगे बल क्या है? बोला जाए। हाँ, पुश या पुल, सही बात है। देखो, बल क्या होता है? बल एक ऐसी भौतिक राशि है जिसके मदद से हम लोग किसी भी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन ला सकते हैं। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है, रुकी हुई है, तो उसको चला सकते हैं। चला हुआ है, चल रहा है, तो उसको रोक सकते हैं या उसका दिशा बदल सकते हैं ना। अच्छा, या तो उसका शेप या साइज भी बदल सकते हैं। शेप साइज बदलने का मतलब हो गया जैसे कि हाँ, आकार वगैरह हो गया, कोई रबड़ का चीज है उसको इस तरीके से मोड़ वगैरह भी सकते हैं, सारा चीज कर सकते ना। अच्छा, लिखते हैं जरा इसको। देखो, प्रकृति में पाया जाने वाला ये 4 प्रकार का ही बल है जो प्रकृति में पाया जाता है हर तरफ। जैसे एक तो गुरुत्वाकर्षण का बल है जो हम लोग सब लोग जानते हैं ना, भली भांति अवगत है उससे ना। कोई भी वस्तु वगैरह को छोड़ते हैं तो वस्तु नीचे की तरफ आया गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अच्छा, एक होता है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल कहने का मतलब दो आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल भी, और दो चुंबक के बल बीच जो लगता है चुंबकीय बल, वो दोनों उसी कैटेगरी में आएगा। कौन? विद्युत चुंबकीय बल के कैटेगरी में दो आवेश के बीच लगने वाला विद्युत बल भी आएगा और दो चुंबक के बीच लगने वाला चुंबकीय बल भी आता है। विद्युत चुंबकीय बल का मतलब विद्युत बल और कौन? चुंबकीय बल। अच्छा, नाभिकीय बल क्या हुआ? जैसे परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है, नाभिक के अंदर होता है प्रोटॉन और प्रोटॉन। दो प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज, तो दोनों प्रोटॉन एक दूसरे को धक्का मारेगा, तो धक्का मारेगा तो धक्का मार के तो दोनों अलग अलग हो जाना चाहिए, लेकिन अलग नहीं होता है, उसको पकड़ के बांध करके रखा हुआ है। तो कौन? नाभिकीय बल है ना, न्यूक्लियर फोर्स। तो बहुत ताकतवर, सबसे ज्यादा ताकतवर नाभिकीय बल होता है। और उसके बाद एक होता है वीक फोर्स, कमजोर बल नाम है इसका, लेकिन कमजोर होने के बावजूद ये गुरुत्वाकर्षण से ज्यादा ताकतवर होता है। सबसे कमजोर बल अगर प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कमजोर बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल। ये एक ऑब्जेक्टिव और काम का चीज हो सकता है। दिखा क्या चीज? तो केंद्रीय बल के बारे में अगर पूछ रहे हो तो केंद्रीय बल या अभिकेंद्र बल जो होता है वो तो क्या गुरुत्वाकर्षण बल भी केंद्रीय बल का काम कर सकता है, या फिर विद्युत चुंबकीय बल भी क्या इसका अभिकेंद्र बल का काम कर सकता है? वो तो निर्भर करता है कि इस वक्त कौन सा बल काम कर रहा है। एक्चुअल में होता गुरुत्वाकर्षण ही है और चुंबकीय बल सभी है, विद्युत चुंबकीय बल सभी है। हाँ, अब वो एक अलग बात है कि घूमने समय जो है केंद्र की तरफ लगता है तो अभिकेंद्र बल उसको बोलेंगे, लेकिन असल में बल जो है वो तो लग कौन रहा है? सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, तो पृथ्वी के ऊपर जो अंदर की तरफ जो बल लग रहा है, असल में वो कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण का ही तो बल है। तो यही 4 प्रकार का बल होता है। ये जो घर्षण वगैरह हो गया ना, तो ये सब भी तुम्हारा जो विद्युत चुंबकीय बल है उसके अंतर्गत आएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन, क्या चीज प्रकृति में सबसे दुर्बल बल कौन सा है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, यही सबसे कमजोर बल होता है। देखो जरा, न्यूटन गति का पहला नियम क्या है इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, इसी को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसी को जड़त्व का नियम भी कहते हैं।
जड़त्व का नियम भी कहलाता है यह। क्या? जड़त्व का नियम भी यह कहलाता है। ठीक है, तो न्यूटन गति का पहला नियम जो है वो क्या है? वो ये कहता है कि कोई भी वस्तु की जो गति की अवस्था है, चाहे वो विरामावस्था हो या चल रहा है किसी रफ्तार से, ठीक है, तो किसी भी वस्तु के जो गति की जो अवस्था है वह तब तक नहीं बदलेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य असंतुलित बल न लग जाए। बाह्य असंतुलित बल कहने का अर्थ क्या हुआ? हाँ, एक तो बाहर से, यानी कि अगर जैसे बस के अंदर सब आदमी बैठा है, सब अगला सीट को धक्का देगा तो नहीं ना चलेगा क्या? उसी में से 4 गो निकल के बाहर आएगा, तब बल लगाएगा तो चलेगा। तो बाहर से लगना चाहिए, बाह्य बल होना चाहिए। और असंतुलित कहने का मतलब, अगर 4 आदमी इधर से लगा देगा, 4 आदमी इधर से लगा देगा तो संतुलन हो गया, तब तो फिर क्या होगा? नहीं चलेगा। तो असंतुलित होना चाहिए, एक तरफ से कुछ नहीं है तो एक तरफ से है 4 गो, अगर इधर से 4 गो है तो इधर से 6 गो है, तो चलेगा क्या? तो हमको ये बात लिखना पड़ेगा कि न्यूटन गति का पहला नियम यह कहता है कि कोई भी वस्तु के गति की अवस्था तब तक नहीं बदलेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल ना लगे। ठीक है, वाह, देखो तो क्या कह रहा है कि न्यूटन गति का पहला नियम यह कहता है कि किसी वस्तु की गति की अवस्था तब तक नहीं बदलेगी। गति की अवस्था कहने का अर्थ, अगर रुका है तो रुका रहेगा, या फिर चल रहा है एक समान रफ्तार से तो एक समान रफ्तार से चलता रहेगा, तब तक नहीं बदलेगी जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल ना लगे। अर्थात अगर वस्तु रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, और एक समान वेग से चल रही है तो चलती ही रहेगी। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, एक बात और, ये जो जड़त्व का नियम है, कोई वस्तु का वजन जितना ज्यादा रहेगा ना, उसके अंदर जड़त्व का गुण उतना ज्यादा होता है। अगर वजन ज्यादा है तो जड़त्व का गुण भी ज्यादा रहता है। कोई का वजन ज्यादा है तो उसको चलाने में हमको ताकत भी ज्यादा लगेगा वैसे। चलो, इसके बाद हमको पढ़ना है न्यूटन गति का दूसरा नियम। ठीक है, वो कौन बताएगा क्या होता है? न्यूटन गति का दूसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन गति का दूसरा नियम, इसमें एक फेमस फॉर्मूला है, F बराबर ma, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, अगर हम किसी वस्तु के ऊपर बाह्य असंतुलित बल लगाते हैं तो वस्तु के अंदर त्वरण पैदा होगा, और वह त्वरण जो है, वह जो त्वरण है, त्वरण समानुपाती होता है बल के। जितना ज्यादा बल लगाएंगे उतना ज्यादा त्वरण पैदा होगा। हाँ, और ये त्वरण उसके द्रव्यमान के साथ व्युत्क्रमानुपाती में होता है। अगर द्रव्यमान ज्यादा है तो त्वरण कम उत्पन्न होता है ना। अगर द्रव्यमान कम है, यानी कि हल्का है, तो बल लगाएंगे तो त्वरण उसमें ज्यादा आ जाएगा। जैसे साइकिल को धक्का देंगे और एक कार को धक्का देंगे, दोनों में अंतर है ना, वही बात, ये चीज। तो यहां पर ए हमारा क्या है, सबके बारे में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ए समानुपाती F बाय M। तो यहां पे जो अचर आता है, समानुपाती का चिन्ह हटाने के बाद जो नियतांक आता है वो होता है 1, इसीलिए ए इज इक्वल टू F बाय M। तो यहां से A गुना M बराबर क्या हो गया? F। देयरफॉर क्या लिखेंगे? F बराबर ma। इसमें यहां पे हर एक चीज को क्या लिख सकते हैं? यहां पे कौन सा चीज क्या है जरा देखो तो। यहां F बराबर क्या हो गया? बल। M हो गया क्या? द्रव्यमान। और A हो गया क्या? त्वरण ना।
अच्छा, इसका परिभाषा क्या बोलता है कि यदि किसी वस्तु के ऊपर बाह्य असंतुलित बल लगाया जाए तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण उसके ऊपर लगाए गए बल के समानुपाती तथा वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसको भाषा में लिख भी लेते हैं हम लोग। देख लो, इसमें लिखे यही है ना, यदि किसी वस्तु के ऊपर बाह्य असंतुलित बल लगाया जाए तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण उस पर लगाए गए बल के समानुपाती, वस्तु में उत्पन्न त्वरण बल के समानुपाती तथा वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो त्वरण है वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती, उसके उल्टा संबंध में। फिर यही चीज का फॉर्मूला इसमें क्या आता है, F बराबर एम ए। यही F बराबर एम ए एक फॉर्मूला तो होता है, लेकिन सेम चीज को एक और भाषा में भी बोला जाता है, जिसको हमको समझना है कि न्यूटन गति के नियम का एक दूसरा रूप भी होता है, वो भी समझेंगे हम लोग अभी। ठीक है, न्यूटन के गति का जो दूसरा नियम है, पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े कि F बराबर एम ए ना, बल बराबर क्या हम लोग पढ़े, द्रव्यमान गुना त्वरण। अच्छा, तो द्रव्यमान तो ठीक है, त्वरण का फॉर्मूला हम लोग पहले भी पढ़े हैं और 9th क्लास में भी है। त्वरण का फॉर्मूला ए बराबर भी माइनस यू बाय टी, त्वरण का फॉर्मूला पढ़े, ए इज इक्वल टू भी माइनस यू बाई टी, 9th क्लास में है। आरंभिक वेग, अंतिम वेग और ये समय, वेग में परिवर्तन भागा समय। यहां से देखो तो एम भी माइनस एम यू भागा समय। देखो जरा सा यहां पे कौन सा चीज क्या है, यहां m बराबर द्रव्यमान है, ठीक है, और v हो गया अंतिम वेग ना, और u है क्या, आरंभिक वेग, आरंभिक वेग, आरंभिक वेग। शुरू में क्या रफ्तार है u से, अब बाद में रफ्तार क्या हो गया उसको v से सूचित करते हैं। m क्या है, द्रव्यमान, और t हमारा क्या है, समय। t समय में वेग हमारा u से v हो जाता है, t समय में वेग हमारा u से बढ़कर क्या हो गया, v हो गया। तो वस्तु में कुछ त्वरण काम कर रहा है, तो ये F बराबर, ये समवेग है, समवेग, द्रव्यमान गुना वेग कहलाता है समवेग, P फाइनल माइनस P इनिशियल भागा टाइम। मतलब PI का मतलब हो गया आरंभिक संवेग और PF का मतलब हो गया अंतिम समवेग। द्रव्यमान को वेग से गुना करने पे हमको क्या मिलता है, संवेग मिलता है। संवेग का नाम सुने हो कि नहीं, हाँ, आरंभिक समवेग, और PF जो है अंतिम समवेग। आरंभिक संवेग और अंतिम संवेग, तो देखो तो अंतिम संवेग में से आरंभिक संवेग घटाएंगे तो संवेग में परिवर्तन भागा समय ना, तो यानी कि F यानी कि क्या, बल बराबर क्या हो गया, संवेग में परिवर्तन भागा समय। अर्थात हम लोग ऐसा कह सकते हैं, सही बोले थे, क्या कह सकते हैं कि संवेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, सॉरी बल कहते हैं। संवेग परिवर्तन की दर को क्या, बल। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन का दर त्वरण है, और संवेग में परिवर्तन का जो दर है वो क्या है, बल। दोनों में अंतर है, ठीक है। लिखा जाए इसको, न्यूटन गति का दूसरा नियम क्या ना,
उसका एक फॉर्मूला F बराबर m तो चला ही, दूसरा संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं ना। अच्छा, उसके बाद न्यूटन गति का तीसरा नियम, ठीक है, यह क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बस 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 बस, एक के बाद मतलब इसका क्या है कि अगर हम लोग यहां पर इधर बल लगाएंगे तो उधर से भी बल लगेगा और बराबर। जैसे अगर हम 10 न्यूटन का बल लगाते हैं इधर दीवार पे, इसको धकेलने के लिए 10 न्यूटन का बल लगाते हैं, तो उधर से भी हमारे हाथ पे कितना लगेगा, 10 न्यूटन का ही बल लगेगा। ठीक है, जितना इधर लगाएंगे उतना ही उधर से भी बल लगता है। बस यही चीज, यही मेरा क्या है, तीसरा नियम। ठीक है, जैसे एक टेबल है, ये एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक छोटा सा बॉक्स रख दिए, देखो, ठीक, तो ये देखो, तो ये टेबल, ये बॉक्स जो है टेबल को दबाएगा, लिखो नहीं, समझो पहले, बाद में लिखना। ये बॉक्स क्या करेगा, टेबल को दबाएगा, तो टेबल भी वापस इसके ऊपर बल लगाएगा। अच्छा, इस पे नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण का बल लगता है। अगर इसका द्रव्यमान m है, यदि इसका द्रव्यमान क्या है, m द्रव्यमान है, तो इस पर नीचे की तरफ जो बल लगेगा वो बल हमारा होता है mg, नीचे की तरफ। और ये कौन सा बल होगा भाई, नीचे की तरफ कोई भी वस्तु के ऊपर नीचे की तरफ एक बल लग रहा है, ये पेन है ना, तो इस पे नीचे की तरफ एक बल लगेगा mg, m यानी इसका द्रव्यमान और g यानी कि क्या, ग्रेविटी ने गुरुत्वजन त्वरण होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है वो। इसमें ये हमारा ये क्या हो गया, नीचे की तरफ लगने वाला गुरुत्वाकर्षण का बल, गुरुत्वाकर्षण का बल mg, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण का बल। ठीक है, तो ये गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ये क्या करेगा, टेबल को दबाएगा और वापस टेबल क्या करेगा, इसके ऊपर की तरफ बल लगाएगा, वापस टेबल इसको ऊपर की तरफ धकेलेगा और वो एकदम सीधा खड़ा, एकदम परपेंडिकुलर, एकदम अभिलंब जैसा, तो ये अभिलंब बल हो गया, अभिलंब बल। इसको नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं, नॉर्मल फोर्स, अभिलंब बल यानी कि नॉर्मल फोर्स। ये क्या करता है, टेबल को दबाया, टेबल वापस उसके ऊपर दबाया, हाँ, खड़ा एकदम परपेंडिकुलर, सतह पर लंबवत लगने वाला बल, सतह पर लंबवत अभिलंब वाला बल, सब बातचीत करेंगे हम लोग। और ऊपर लगने वाला जो बल, उसको क्या चीज से सूचित करेंगे, n से, ऐसे देख, तो ऊपर लगने वाला टेबल पे, इस बॉक्स पे नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है mg, ये टेबल को दबाया, टेबल वापस उसको ऊपर दबाया, और ऊपर लगने वाला बल क्या है, mg। तो देखो, तो यहां जरा सा नॉर्मल बराबर होगा क्या, mg के, नॉर्मल किसके बराबर, mg के बराबर ना। अभिलंब वाला बल, ये बॉक्स के ऊपर नीचे गुरुत्वाकर्षण का बल लगा, ये बॉक्स टेबल को दबाया, तो टेबल क्या करेगा, वापस बॉक्स के ऊपर बल लगाएगा, तो वो फोर्स कहलाएगा कैसा फोर्स, नॉर्मल फोर्स। अभिलंब n है, लेकिन वैसे n इसीलिए लिख दिए हैं बार बार, ताकि जब भी लिखे तो समझ में आ जाए कि वो अच्छा, वो नॉर्मल फोर्स है। क्योंकि हो सकता है बहुत जगह तुम्हारा ABCDN कोई पॉइंट वाइंट कहीं कुछ लिखा रहे, तो उसमें तुम कंफ्यूज ना करो, n है, सिंपल n है, और क्या है, लिखा जाए जरा इसको। चलो देखो, अब कुछ कुछ क्वेश्चन करके कॉन्सेप्ट वगैरह को क्लियर करते हैं। देखो, जैसे एक काम करना हमको, त्वरण ज्ञात करे, त्वरण ज्ञात करे, ठीक है,
एक सवाल दिया है जिसमें बोलेगा कि त्वरण ज्ञात करना, लिखो नहीं, समझो पहले सारा चीज, अब उसके बाद उसे बनाना है तुमको। देखो अब ये वाला सवाल करने के लिए हमको पिछला चैप्टर का जानकारी होना चाहिए। नहीं, पिछला चैप्टर का जानकारी चाहिए। ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है और इसका द्रव्यमान m बराबर दिया हुआ है 2 kg, ठीक है। m द्रव्यमान कितना है? 2 kg। वस्तु में इस तरफ ऐसे करके बल लगा रहा है और इधर बल लग रहा है F बराबर 20 न्यूटन का। तो ऐसे खींचने पे वस्तु तो आगे जाएगा ना, क्या? तो सतह के साथ ये कोण बना रहा है 60 डिग्री का। हमको बताना है कि इस वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना है। पहले सवाल लिखा जाए और कुछ लोग अपना दिमाग लगाओ, फिर हम बताते हैं अभी कि कैसे इस पे बनेगा। अब इसमें देखो क्वेश्चन में, अब देखते हैं हम लोग हल करते हैं क्वेश्चन को कैसे ये होगा, ठीक है। इसका द्रव्यमान 2 kg है, बल उधर लग रहा है 20 न्यूटन का, 60 डिग्री का कोण है समतल के साथ। हमको बताना है कि बल कितना, ये त्वरण कितना होगा। तो देखो जरा सा त्वरण कैसे निकलेगा। देखो तो चूंकि हम लोग को इतना समझ है कि F बराबर क्या होता है, ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, क्या? तो F बटा m बराबर क्या? a। अच्छा, a बराबर त्वरण बराबर क्या होगा? बल बटा द्रव्यमान, यही ना करना है। तो चलो अब डायरेक्ट यहां पे बल लगा दिए अगर 20 और द्रव्यमान हो गया 2, तो 20 भागा 2 यानी 10 करेंगे तो गलती हो जाएगा। काहे गलती होगा वो भी समझो। देखो पूरा का पूरा 20 न्यूटन का बल त्वरण पैदा करने में काम नहीं कर रहा है। त्वरण उत्पन्न करने में टोटल का टोटल 20 न्यूटन बल नहीं लग रहा है, उससे कम लग रहा है। देखो जरा, जैसे हम लोग पिछला चैप्टर में पढ़े थे, चैप्टर नंबर 3 में ना, समतल में गति, उसमें पढ़े थे सदिश राशि का आघातक जब पढ़ रहे थे। अगर एक वस्तु है, इस पर इस तरीके से बल लगाएंगे तो देखो तो क्या होगा, थोड़ा सा ये क्या हो रहा है, उठ रहा है हल्का ऊपर, उठा और तब ना आगे बढ़ा। तो यानी इस बल का एक टुकड़ा ऊपर के तरफ काम करता है, एक टुकड़ा इसको आगे ले जाने में काम करता है। बढ़िया से क्या बोले, एक टुकड़ा क्या किया, ऊपर उठाने का काम किया, एक टुकड़ा आगे ले जाने का, हुआ ना। हम लोग इस पे बल लगाएंगे अगर तिरछा, तो ये क्या होगा, उठ करके न जाएगा, थोड़ा सा उठेगा ऐसे जाएगा। तो इसका मतलब इसी बल का एक टुकड़ा इस दिशा में आगे ले जाने में काम करेगा, तो एक टुकड़ा ऊपर उठाने में काम करेगा। ये बल 2 टुकड़ा में टूटेगा। पूरा का पूरा 20 न्यूटन का बल इस दिशा में आगे ले जाने में नहीं लग रहा है। इसके बारे में हम पिछला चैप्टर में पढ़ाए थे, बहुत काम का चीज है कि जिधर कोण रहता है ना, उधर क्या करते हैं। देखो इधर 20 है ना, या तो F है ना, तो F cos 60 इधर करेंगे, जिधर कोण रहता है उधर cos थीटा और दूसरे तरफ sin थीटा, पिछला चैप्टर में पढ़े थे। तो इधर बल लगेगा कितना, F sin थीटा। थीटा माने क्या, 60 डिग्री। इधर होगा F cos 60, इधर F sin 60। जिधर कोण होता है उधर cos लेते हैं, जिधर कोण होता है उधर क्या लेते हैं, cos। ये बात एकदम याद रखना, जिधर कोण उधर cos, जिधर कोण उधर क्या, cos, और दूसरा तरफ साइन। ये बात एकदम रटा हुआ रहना चाहिए दिमाग में, क्योंकि चैप्टर कैसे होता है, क्या होता है, पिछला चैप्टर में पढ़ाए थे हम, तीसरा में। तो अब देखो तो त्वरण किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, आगे जाने वाला काम किसके कारण हो रहा है, F cos 60 के कारण। यह जिम्मेवार है त्वरण के लिए, यही त्वरण पैदा कर रहा है, क्या, यही त्वरण उत्पन्न कर रहा है, त्वरण उत्पन्न कर रहा है। पूरा का पूरा 20 न्यूटन नहीं, F नहीं, F cos 60। F बोले तो कितना, 20, और cos 60 मतलब
1/2, तो ये कितना आया 10 न्यूटन। तो यानी बल के जगह पे क्या लिखेंगे 10 न्यूटन बटा द्रव्यमान हमारा 2 kg है, तो द्रव्यमान 2, तो ये कितना आया 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है ना, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इसीलिए उसको लिख दिए क्या। तो अब इसको लिखा जाए और एक सवाल हम देते हैं बनाने के लिए, देखते अगर ये समझ गए हो तो एक और क्वेश्चन को बना करके दिखाया जाए। ये इस तरीके से है, यहां ऐसे करके 10 न्यूटन 10√3 न्यूटन का बल लग रहा है, 10√3 न्यूटन, ठीक है, या फिर 10 न्यूटन का बल समझो ऐसे, 10 न्यूटन का बल और ये 30 डिग्री का कोण, और इसका जो द्रव्यमान है m बराबर वो 2√3, ठीक है, kg। त्वरण बताएं, त्वरण बतलाएं। देखो एक क्वेश्चन यहां पे दे दिए हैं, इसको बनाना है, अगर ये समझ गए हो तो इसको बना करके दिखाओ। तो इस वाले का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें भी अगर बनाना होता तो क्या करते हैं, इस दिशा में जो बल लगता वो कितना लगता 10 cos 30, इसी के कारण त्वरण पैदा होता है। ए बराबर क्या होता है F/m ना, त्वरण बराबर क्या होता है बल भागा द्रव्यमान, त्वरण बराबर बल भागा द्रव्यमान। तो बल जो होता है वो कितना हो गया भाई, बल हमारा इधर काम करेगा 10 cos 30, और द्रव्यमान क्या है 2√3, 10 तो ठीक है, cos 30 क्या होता है √3/2, अब भागा 2√3, तो ए बराबर क्या हो गया देखो, तो ये 2 से 1 कटेगा तो 5√3 भागा 2√3, √3 कैंसिल, तो 5/2 बराबर 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये मेरा क्या हो गया आंसर। ये इसके बाद हम लोग थोड़ा आवेग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आवेग क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कोई वस्तु है, ठीक है, और उसको इस तरीके से फेंके, ठीक है, तो फेंकेंगे तो बॉल है कोई जाएगा, जाके दीवार से टकराएगा, टकरा के ऐसे वापस आएगा, ठीक है, या ऐसे करके फेंकेंगे तो टकराएगा, टकरा के ऐसे वापस जाएगा। अच्छा, तो वस्तु के ऊपर जो बल लगेगा थोड़ा देर के लिए बल लगेगा, जैसे कोई भी बॉल है, छोटा सा गेंद वगैरह होता है ना जो दीवार पे मारते हैं तो बहुत ज्यादा जंप करता है, या कोई भी बॉल, तो क्या होगा कि या कॉस्को बॉल है या कोई भी है बॉल, तो टेनिस बॉल है उसको मारेंगे यहाँ दीवार पे, तो क्या होगा ऐसे करके ये, और उसके बाद फिर यहां से ऐसे भागेगा उधर ना, टकराएगा, टकरा के फिर इधर ऐसे जाएगा। तो क्या हुआ, होता क्या है यहां पर, तो जैसे ही कोई बॉल जा रहा है तो उसका संवेग, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है द्रव्यमान गुना वेग, है ना, संवेग जाएगा टकराएगा, तो अभी संवेग का दिशा ये है, और टकराने के बाद कुछ रफ्तार अभी है, टकराने के बाद हो सकता है उसका रफ्तार कुछ बदले, उसका दिशा बदले, ठीक है, तो अब दिशा बदल गया, तो अब संवेग का दिशा ये हो गया, इस दिशा में जा रहा है, पहले संवेग का दिशा ये था, अब संवेग का दिशा ये हो गया। तो संवेग एक सदिश राशि है, उसका दिशा बदला मतलब संवेग बदला, ठीक है। तो कभी भी जब किसी वस्तु पर बहुत ही थोड़े समय के लिए बल लगे ना, और ऐसा बल लग करके उसका जो संवेग है वो बदल जाए, तो वही जो बल लगा ना थोड़ा देर के लिए, वो अगुना जितना समय के लिए लगा, इन दोनों का गुणनफल ही कहलाता है क्या आवेग। उस दोनों के गुणनफल जो है वही क्या कहलाता है आवेग होता है। तो यानी कि यहां पर जो वस्तु जो आया टकराया तो कुछ बल लगा दीवार के कारण बॉल के ऊपर, वो बल अगुना जितना देर तक इसमें सटा हुआ था, वो उन दोनों को ही गुणनफल को आवेग कहेंगे। जब भी देखते होगे कि कोई बॉल वगैरह को बल्ला से जैसे मारते हैं तो कैच वगैरह जब पकड़ता है आदमी, तो जैसे अगर डायरेक्ट तुम हाथ में पकड़ोगे तो उसमें चोट लगता है ना,
और अगर क्या कहते हैं बॉल हाथ में लेकर के उसको लंबा समय तक ऐसे खींचते हैं तो ज़्यादा समय तक के लिए बल लग रहा होता है ना, समय सीमा थोड़ा बढ़ा देंगे, ठीक है, तो समय बढ़ाने से क्या होता है आवेग वगैरह जो है उसमें समय ज़्यादा होता चला जाएगा तो फिर हमको चोट कम लगता है उसमें, ठीक है। समय बढ़ने से फिर क्या होता है बल कम महसूस होता है। अच्छा चलो देखो आवेग के बारे में क्या लिखे हैं कि कभी कभी किसी वस्तु पर बहुत ही थोड़े समय के लिए उस पर बल लगकर उस वस्तु के संवेग को बदल देता है, यही बल और समय अंतराल का गुणनफल ही आवेग कहलाता है। बल और समय अंतराल का गुणनफल ही क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। तो आवेग बराबर क्या हो गया, बल गुना क्या, समय। तो बल हो गया F, समय हो गया T, दोनों का गुणनफल। अच्छा इसका ऐसा ही मात्रक बल के लिए न्यूटन और समय के लिए क्या सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड, ठीक है। अच्छा वीमा की बात करें, हम लोग चैप्टर 1 में वीमा पढ़े हैं, बल का वीमा याद करने के लिए बोले थे। हो सकता कुछ बच्चा लोग ऐसा है जिसका वीमा पढ़ा हुआ नहीं है, तो वीमा का वीडियो लेक्चर को देखना होगा उसको, ठीक है, बता देंगे कैसे देखेंगे। उसमें चैनल यूट्यूब चैनल जो है मेरा, उसके होम पेज में जाएंगे, स्लाइड करके 11th वाला सेक्शन में हिंदी मीडियम में मात्रक एवं मापन है, उसमें से उसको पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर 1 जिसका छूटा हुआ उसको करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत काम का चीज होता है वीमा, सब पूछता है खूब 12th में। तो वीमा, बल का वीमा हम याद करवाए हुए थे, ml t का पावर -2 और समय के लिए t, समय यानी टाइम t, t से गुना होके ऐसा हो गया। तो जो पढ़े हुए हैं उनके लिए तो ठीक है, नहीं है तो उनको पढ़ना पड़ेगा चैप्टर 1 वाला। अच्छा उसको गाइड कर देंगे हम। तो ये क्या हो गया, आवेग हो गया। अब हम लोग जो है थोड़ा सा न्यूटन गति का जो दूसरा नियम है उसको लगाने का तरीका सीखेंगे। मतलब न्यूटन गति का जो दूसरा नियम है उसको लगा करके कैसे लगाते हैं, मतलब लगा करके वस्तु का जो त्वरण वगैरह है या ये सब चीज कैसे ज्ञात करते हैं वो हम लोग जानेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और देखो अभिलंब बल का नाम सुने थे, पहले समझो बाद में लिखना आराम से इस तरह से। अभिलंब बल क्या होता था, कोई वस्तु को ऐसे रखे, ये वस्तु टेबल को दबाएगा, टेबल वापस उसके ऊपर जो बल लगाएगा वो नॉर्मल फोर्स है। अच्छा देखो जरा से समझते हैं हम लोग, जैसे इसका कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लिया जाए यहां पर एक वस्तु है इस तरीके से और इसके बगल में एक और वस्तु है इस तरीके से, वस्तु नंबर A, B और ये C है, 3 वस्तु है, ठीक है। ये 10 kg का है, ये 3 kg का है और ये 2 kg का है, ठीक है। और इसके ऊपर इधर से बल लगा रहे हैं हम लोग 150 न्यूटन का। कितना बल लगाएं, 150 न्यूटन का बल लगाएं। तो बल लगाएंगे तो बल लगा करके इसको धकेल देंगे, ठीक है। अच्छा ये वस्तु रखा हुआ होगा किसी सतह पर और ये सतह जो है ये पूरी तरीके से स्मूथ है। स्मूथ का मतलब हाँ एकदम पूरा चिकनाहट है, उसमें आराम से स्लिप कर सकता है। अच्छा अच्छा पूरा स्मूथ है। तो अब एक चीज देखो, तो हमको पता करना है कि 10 kg और 3 kg के बीच लगने वाला अभिलंब बल कितना है। यानी 10 kg जो है 3 kg वाले को कितना बल से धकेलेगा यह पता करना है, और 3 kg वाला 2 kg को कितना बल से धकेलेगा यह पता करना है। यानी इसके बीच लगने वाला नॉर्मल फोर्स 10 किसके 3 के बीच, और 3,2 के बीच लगने वाला जो अभिलंब बल है वो हमको पता करना है कितना होगा। तो देखो जरा सा वस्तु का जो त्वरण है, पहले सीखते हैं सब कुछ समझते हैं। वस्तु का यहां पे त्वरण कितना होगा, टोटल ये जो त्वरण है, टोटल त्वरण बराबर क्या होता है, बल भागा द्रव्यमान, F/m। पर कैसे ये लिखे, चूंकि F बराबर ma, इसीलिए A बराबर क्या होगा, F/m, बल भागा द्रव्यमान। तो पूरा का पूरा त्वरण जरा पता करे तो कितना होगा त्वरण, समझने पे फोकस करो, हम बनाने देंगे फिर सवाल। पूरा का पूरा जो बल है वो कितना लग रहा है, 150 न्यूटन का। द्रव्यमान, पूरा द्रव्यमान कितना है जरा देखो तो, 10 3 13 2
15 कटेगा तो 10 आएगा ना, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हो गया त्वरण। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मात्रक होता है त्वरण का, इसीलिए हम लोग मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखे हैं। अच्छा, अब हमको ये देखना है कि हमने तो 150 न्यूटन के बल से 10 केजी को धकेला, फिर ये 10 केजी वाला कितने बल से आगे वाले को धकेल रहा है, जरा इस पर फोकस करते हैं। 10 केजी वाला जो बल लगाएगा, देखो तो ये जो बल होगा, ठीक है, ये उस बल का नाम लिखेंगे n, ठीक है, 10 और 3 के बीच का, 10,3 के बीच का अभिलंब बल। हम इसको धकेले ना, ये इसको धक्का मार रहा है, और उस बल को हम लोग क्या चीज से सूचित किए हैं, n 10,3 से, मतलब 10 के द्वारा 3 पर लगाया गया बल। अच्छा, उसे सूचित किए, और ये जो बल होगा, इस बल के कारण ये 3 केजी वाला वस्तु और यहां पर क्या है, ये 2 केजी वाला वस्तु, ये दोनों आगे खिसकेगा, ठीक है। तो उस बल के कारण ये क्या है, बल है, 10 केजी के द्वारा 3 केजी के ऊपर लगाया जाने वाला अभिलंब बल है। अच्छा, तो चूंकि यहां पे हमको ये बल पता करना है कि ये कितना होगा बल, ठीक है, तो बल बराबर होता है क्या, द्रव्यमान गुना त्वरण। अच्छा ठीक है, तो बल तो यही है ना, n 10,3, 10 के द्वारा 3 पे लगाया गया, 10 के द्वारा 3 पे लगाया गया बल बराबर द्रव्यमान। देखो तो इस बल को कितना द्रव्यमान को धकेलना है, 3 2 5, 5 केजी को धकेलना है, तो द्रव्यमान की जगह क्या कर दिया, 5। अच्छा, ये किस त्वरण से चल रहा था, देखो तो पूरा का पूरा सिस्टम 10 के त्वरण से चल रहा था, तो ये सब भी तो कितना से चलेगा, 10 के त्वरण से। तो देखो तो ये बल कितना आया, 50 न्यूटन। अच्छा, यानी कि हमने अगर 150 न्यूटन के बल से धकेला है, तो ये 10 केजी अगले को 50 न्यूटन के बल से धकेलेगा। इस 50 न्यूटन के वजह से उसमें जो त्वरण आएगा 3 और 2 में मिला करके, वो त्वरण हमारा कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ही त्वरण है। अच्छा, हाँ त्वरण तो वही रहेगा, त्वरण तो अच्छा, सेम एक और बार करते हैं इसी चीज को। अब देखो, अब हम एक काम करते हैं, अब हम देखते हैं कि ये 3 केजी इस 2 केजी पे कितना बल लगा रहा है, 3 केजी 2 केजी पे कितना बल लगा रहा है। सेम उसी तरीके से करेंगे, यहां बनाएंगे 2 केजी का फोटो, ये कितना है 2 केजी। अच्छा ठीक है, ये इसके ऊपर बल लगा, अभिलंब वाला बल 3 केजी के द्वारा 2 केजी के ऊपर, 3 केजी के द्वारा 2 केजी के ऊपर, तो यही तो बल है ना। तो ये बल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान गुना इसका त्वरण। अच्छा, इसका द्रव्यमान कितना है 2 केजी, ये कितना त्वरण से चल रहा है, 10 त्वरण से चल रहा था, सारा का सारा मिला के 10 से चल रहा है, तो ये भी कितना 10 से ही चल रहा है, वही बात हुआ ना, 10 के तो इस पे बल कितना आया 20 न्यूटन। इसका मतलब ये यही n 3,2, तो यानी कि हमने 150 न्यूटन का बल इस पे लगाया, तो ये उस पे लगाया कितना का 50 का, फिर ये अगले पे कितना लगाया 20 का, ऐसे करके बल बटा है, ऐसे कर करके बल बटा है। अगर इस टाइप का सवाल, ऐसे ही सब सवाल तो कोई कंपटीशन वाला हो गया, 50 20 70 होता है, तो वैसे थोड़े 50 20 70 तुम्हारे सोचने से होगा, है 50 20 कितना हो गया 70। अच्छा, तो उसके बाद कितना होना चाहिए था, और सब बल कहां गया, इस पे भी तो लगा, इस पे भी लगा ना, बाकी बचा इस पे लगा होगा, इस पे कितना लगेगा 70, तो 80 लगेगा, नेट बल इस पे 80 लगेगा। देखो ना कैसे, देखो देखो, ये इस पर कुल बल अगर तुमको लगाया है कितना, देखो तो 50 है, हाँ ठीक है। ओह, तो ये अगले पे लगाया 50,
अच्छा ठीक है, 50 लगाया। तो अब इसके द्वारा इसके ऊपर इस दिशा में भी तो 50 लगता होगा, ये उस पर 50 लगाया, तो इसके द्वारा इस पर इस दिशा में कितना लगता होगा? 50। ठीक है, 50 लगता होगा। तो अब इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा? 150 माइनस 50 तो कितना हो गया? 100। अच्छा, नेट फोर्स इस पे कितना का लग रहा है? 100 का। तब ना इसमें त्वरण आया कितना? 10 का। त्वरण बराबर क्या होगा? बल भागा द्रव्यमान। तो बल हो गया कितना? 100 और द्रव्यमान हो गया क्या? 10। तो 100 भागा 10 यानी कि 10 का त्वरण है। इस पर देखो तो 3 केजी वाला वस्तु पे, देखो 3 केजी वाला वस्तु पे कितना बल लग रहा है, जरा अच्छे से देखो। नहीं, ये ना इसके ऊपर लगा रहा है, कितना लगा रहा है? 50 लगा रहा है। अच्छा ठीक ठीक ठीक। तो तुम कहे कि 50 और 20 70 हो जाता। ओ ऐसे कुछ चीज को जोड़ना जोड़ने से कुछ नहीं होता ऐसा। ये देखो ये वाला अब आगे क्या हुआ कि ये इसके ऊपर लग रहा है, 3 केजी वाले की तरफ इस दिशा में 50 लग रहा है। अच्छा ठीक, ये इसके ऊपर कितना लगाया? 20 लगाया। आज ठीक, तो ये भी तो इसके ऊपर वापस 20 लगाएगा, न्यूटन का तीसरा नियम। तो इस पे कितना लगा? 20। तो इस पे कुल बल कितना हुआ? 50 और 20। अरे जुड़े के उल्टा दिशा में तो घटता है ना। इधर से 50 लगा है, इधर से 20 लगा है, तो कितना हुआ? 30 न्यूटन। ठीक है। अच्छा, अब इस वाले वस्तु पे देखो, इस वाले वस्तु पे इसके द्वारा इस वाले वस्तु पे तो 20 लग रहा है ना, और उधर से तो कुछ नहीं है, तो इस पे कुल बल कितना है? 20। अब टोटल जोड़ो कितना हो रहा है? कुल बल जो है 100, इसका कुल बल 30, इसका कुल बल 20, तो अब 150 हो जा रहा है ना। तो उतना कंफ्यूज नहीं करना है, ये सब दिमाग नहीं लगाना है ये सब का। क्या बात किए, अब जरा सा खुद से तुमको भी एक सवाल वगैरह इसमें करना होगा। देखो ये जो चीज हम बताएं, ऐसे कोई 12th बोर्ड ये सब चीज के लिए कहीं है नहीं, खाली जेई नीट में ही रहता है और कहीं होता नहीं है ये सब चीज। ठीक है, फिर भी इसको करा दिए हैं, अब लिख लो जरा और क्या। देखो एक होमवर्क दिए थे, ठीक है, इस क्वेश्चन को करना था ऐसा ही सेम टू सेम एक हम करा दिए थे यहाँ पे, सेम टू सेम वैसा ही सवाल एक यहाँ पर भी दिए। ठीक है, तो इसमें देखो हमको पहले तो पूरा ये सिस्टम का त्वरण निकालना पड़ेगा। पूरा का जो त्वरण होगा वो त्वरण ए बराबर होता है, चूंकि ए बराबर एफ बाय एम, तो पूरा का त्वरण अगर चाहिए तो त्वरण बराबर होता है द्रव्यमान भागा बल, सॉरी बल भागा द्रव्यमान, क्योंकि फॉर्मूला पढ़े है ना, एफ बराबर क्या होता है? एम ए, इसीलिए एफ भागा एम बराबर क्या हो गया? ए बराबर एफ भागा एम, ए बराबर एफ भागा एम। तो फोर्स यानी कि जो बल लगाए हैं वो तो 100 न्यूटन का है, अब भागा जो एम है यानी कि जो द्रव्यमान है वो कितना है? 5 3 8 2 10, तो त्वरण आ गया कितना? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण हमारा 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलो ठीक है, त्वरण इतना है। आगे हम बात करते हैं अब आगे देखो जरा सा, हम अब फिर प्रत्येक में देखेंगे ना, ये जो इसके ऊपर बल लगाएगा तो ये हो गया क्या? 3 केजी, और ये हो गया कितना? 2 केजी। इसके ऊपर जो, अरे बाबा रे, देखो इसके ऊपर जो बल लगेगा ऐसे, ये बल कौन सा है? देखो तो N 5 3, N 5 3 का मतलब 5 के द्वारा 3 पे लगाया जाने वाला है ना, अभिलंब वाला बल। तो ये बल बराबर क्या होता है? चूंकि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, तो द्रव्यमान टोटल कितना है? 5 केजी ना, इसके द्वारा जो इस पे बल लगा है वो बल के ऊपर लोड है ये टोटल 5 केजी को ले जाने का। टोटल द्रव्यमान 3 + 2, टोटल द्रव्यमान गुना त्वरण जो है ये टोटल 10 के त्वरण से सब जा रहा है, तो
त्वरण यहां 10 हो गया, तो 5 गुना 10 बराबर क्या, 50 न्यूटन। तो यानी कि जो N53 आया, N53 ये हमारा आया 50 न्यूटन। ठीक है, फिर अब आगे क्या करेंगे। अब देखो तो अब ये 3 kg वाला 2 kg पे कितना लगा रहा है, तो ये 2 kg वाला को यहां रखे सामने, और इसके ऊपर जो बल लगेगा N3 के द्वारा 2 के ऊपर, 3 के द्वारा 2 के ऊपर जो बल लगेगा, तो उसके लिए भी सेम वही काम करेंगे। बल बराबर क्या, द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, तो बल बराबर द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान है 2 kg, गुना त्वरण की बात करें तो त्वरण हमारा इसका भी कितना आ रहा है, त्वरण 10। तो ये हो गया क्या, 20 न्यूटन। बल जो आया वो कितना आया, 20 न्यूटन। इसको लिखा जाए फिर आगे बात करते हैं। ये हुआ होमवर्क। चलो आगे हम लोग को बात करना है तनाव के बल का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना है। ठीक है, तनाव का बल क्या होता है, टेंशन फोर्स का कॉन्सेप्ट। इसका काम 12th में पढ़ता है। 12th बिहार बोर्ड में देखें कि एक क्वेश्चन पूछा था 5 मार्क्स वाला, उसमें जो है टेंशन फोर्स का 11th वाला कॉन्सेप्ट लगाते, इसलिए थोड़ा सा स्थिर ढंग से इस पर ध्यान देना। ठीक, क्योंकि जब 5 मार्क्स वाला 12th में बनाओगे, पहला चैप्टर का एक सवाल है जिसमें कि ये वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है। जैसे कि अगर मान लिया जाए ये कोई छत पर इस तरीके से, पहले समझते हैं और फिर एग्जैक्ट चीज दिखाते हैं कि उसमें पूछा क्या था 12th में। देखो, जैसे अगर मान लिया जाए कोई वस्तु को इस तरीके से टांग दिए और इस वस्तु का वजन जो है वो m है, m इसका क्या है, द्रव्यमान। ठीक है, अगर कोई m द्रव्यमान वाला वस्तु को किसी धागा में बांध करके ऐसे लटका देंगे, ये क्या है, ये धागा है या कोई रस्सी, एक सिंपल सा धागा है। ठीक है, अच्छा, तो कोई भी वस्तु को जब लटकाएंगे ना, तो उस पर नीचे के तरफ गुरुत्वाकर्षण के कारण एक बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण का बल, और उसका मान होता है mg। ठीक है, जहां पे m क्या है, m तो उसका हाँ द्रव्यमान हो गया, और g क्या है, हाँ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को लगभग लगभग लोग 10 भी बोलता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी है क्या, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है, गुरुत्वजन त्वरण इसको कहते हैं। ये सब 9th क्लास में सुने होंगे इसके बारे में, गुरुत्वजन त्वरण, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो वस्तु में त्वरण पैदा होता है वो। तो mg बल लगेगा, mg बल नीचे के तरफ, और इसी वस्तु में धागा क्या करेगा, वस्तु को ऊपर की तरफ खींच के रखेगा। तो ऊपर के तरफ जो बल लगेगा वही होता है तनाव का बल, टेंशन फोर्स। ऐसे लिखे हम बार बार, टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स मतलब तनाव का बल ना, तनाव का बल। टेंशन फोर्स बार बार बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान देना। तो टेंशन वाला जो बल है वो ऊपर की तरफ लगा। तो वस्तु की बात करें अगर हम लोग स्थिर से, तो देखो तो ये वस्तु है, तो वस्तु पे नीचे की तरफ लग रहा है क्या, mg, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, तनाव का बल, टेंशन का फोर्स। वस्तु ना ही नीचे जा रहा है, वस्तु ना ही ऊपर जा रहा है, इसका मतलब नीचे जो बल लग रहा है वो और जो ऊपर जो बल लग रहा है वो दोनों बराबर है। अगर मान लिया जाए नीचे का बल ज्यादा हो जाएगा तनाव के बल से, तो वस्तु नीचे चला जाएगा, धागा टूट जाएगा, वस्तु नीचे चला जाएगा। यहां पे वस्तु टंगा हुआ है, इसका मतलब ऊपर का बल और नीचे का बल क्या हो रहा है, बराबर है। इसीलिए वस्तु क्या है, स्थिर है अपने जगह पे। हाँ, तो यहां पर एक बात ध्यान रखना है, टेंशन बराबर क्या है, mg। क्यों, क्योंकि त्वरण 0 है, चूंकि त्वरण 0 है, चूंकि त्वरण बराबर 0, त्वरण नहीं है वस्तु में, यानी कि कुल बल क्या हो जाएगा, 0 होगा, कुल बल नहीं आएगा इसमें। नीचे का बल ऊपर का बल दोनों बराबर, कैंसिल आउट कर लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 12th में इसका इस्तेमाल होता है। समझते हैं आगे।
और भी कुछ कुछ बात है इसमें। देखो जैसे कि मान लिया जाए, एक आध और एग्जाम्पल दिखाते हैं इस पर। जैसे धागा ऐसे करके बांध लिए, ठीक है, और वस्तु इस तरीके से, देखो तो यहां पे एक वस्तु है, फिर यहां एक धागा ऐसे बांधे और वस्तु में यहां पे एक ऐसे कोई चीज लटका दी है। ये सिचुएशन समझ रहे हो कैसा है? देखो तो जरा सा, इसका द्रव्यमान है m, यानी एक छत पर एक धागा बांधे, वहां से धागा यहां लाए, ठीक है, और धागा में यहां पे क्या किए, एक और धागा बांध दिए यहां, तो ये यहां पे लटका हुआ है ऐसे करके। इस सिचुएशन समझ रहे हो क्या है? मतलब था ना, धागा बांध के एकदम पूरा नीचे तक आता, तो हम धागा को क्या किया, ऐसे बीच में बांध के यहां अटैच कर दिया। ऐसा सिचुएशन है कहीं, तो देखना है जरा कैसे कैसे क्या क्या फोटो सब पास। ये कोण है मान लो 30 डिग्री, ठीक है, ये कोण कितना है, 30 डिग्री। अच्छा अच्छा, तो यहां पे ये वाला बिंदु पे जरा गौर से देखना, ये बिंदु पे तनाव का बल इस रस्सी में तो इधर लगेगा, इस रस्सी में तनाव का बल होगा T1, और ये वाला रस्सी में तनाव का बल होगा इधर T2। ये वाला बिंदु को ये रस्सी उधर खींचेगा, ये रस्सी इस बिंदु को इधर खींचेगा, ऐसा होगा ना क्या? ठीक, ध्यान से समझना, बढ़िया से देखो तो ऐसे हम लाइन खींच दिए, ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे लाइन खींचे, ठीक है। ये कोण है 30 डिग्री, तो देखो ना ये भी कोण कितना होगा, 30 डिग्री, तो समानांतर लाइन है ना, तो ये 30 तो ये भी। अच्छा, हम पढ़ाए थे एक जगह पहले, इसके पिछला चैप्टर में एक चीज पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे वहां पर कि अगर कोई वस्तु है, ठीक है, इस प्रकार से सदिश राशि का घटक पढ़ाए थे, ठीक है, कोई एक वस्तु है, इस पर हम लोग इस दिशा में ऐसे बल लगाए, तो क्या होगा ना कि वस्तु थोड़ा सा ऊपर भी उठेगा और आगे भी जाएगा, यानी बल का घटक, बल जो है दो टुकड़ा में टूटा। यानी अगर कोई वस्तु है ऐसे करके और इसमें कोई इस दिशा में बल लगा रहा है, F बल लगा रहा है, तो क्या होगा देखो तो, इस बल का एक टुकड़ा इसको क्या करेगा, ऊपर उठाएगा, एक टुकड़ा इसको आगे ले जाएगा। तो वहां पर हम लोग एक चीज पढ़े थे, अगर ये थीटा है तो इधर कितना बल लगेगा, कोई बता सकते हो? इधर F है, ये थीटा है, तो इधर लगेगा F cos थीटा, इधर F sin थीटा, जिधर कोण होता है उधर cos थीटा। ये सब हम लोग पिछला चैप्टर में पढ़े थे, चैप्टर नंबर 3 में, समतल में गति, उस समय पढ़े थे सदिश राशि। इधर F है तो इधर लगेगा F cos थीटा और दूसरे तरफ F sin थीटा। सेम उसी प्रकार से देखो तो यहां T1 बल लग रहा है क्या, तो T1 है तो इधर क्या होगा, T1 cos थीटा, T1 sin थीटा, तो इधर लगेगा T1 cos 30, उधर क्या लगेगा T1 sin 30, T1 cos 30, T1 sin 30। और देखो तो इस बिंदु पर जरा गौर किया जाए अगर, ठीक है, इस बिंदु पे गौर किया जाए तो देखो तो जरा सा क्या क्या हो रहा है यहां पर। इस बिंदु पर ऊपर के तरफ लगने वाला बल क्या है, T1 sin 30। अच्छा, ये इसका मान m है तो नीचे की तरफ तो mg लग रहा होगा ना, तो यही mg ही ना, इस बिंदु पे नीचे की तरफ mg, कुल बल mg, तो इस बिंदु पर ऊपर की तरफ T1 sin 30 और नीचे की तरफ क्या mg। अच्छा, इस दिशा में क्या लग रहा है भाई, T1 cos 30, इस दिशा में क्या लग रहा है
T2, इस दिशा में क्या है T2, लेकिन फिर भी यह बिंदु बिल्कुल स्थिर है। ये क्या है, पूरी तरीके से स्थिर है। स्थिर है इसका मतलब इधर का बल इधर का बल बराबर, इधर का बल इधर का बल बराबर है, इसीलिए तो बिंदु स्थिर है। अच्छा, ये तो रिकॉल कर लिए थे हम लोग, थोड़ा सा याद दिलाए। तो देखो तो जरा सा यहां पर, तो यानी ये और ये बराबर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, T1 sin 30 बराबर mg। एक समीकरण हुआ, T1 sin 30 बराबर क्या mg, एक समीकरण हुआ। अरे ये बिंदु ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा है, इसका मतलब ऊपर का बल नीचे का बल बराबर। अच्छा, ये वस्तु ना बाएं जा रहा है ना दाएं जा रहा है, इसका मतलब बायां साइड का फोर्स दाएं साइड का फोर्स बराबर है, तब ना स्थिर है। तो इधर का क्या हो गया, T1 cos 30 बराबर, इधर क्या है T2, T1 cos 30 बराबर क्या T2। समीकरण 2, इतना सब, ये सब चीज कर सकते हैं, सब सीखना है कि वो ऐसे ऐसे किया जा सकता है। यदि हम लोग समीकरण 1 में भाग दे दे समीकरण 2 से, तो T1 और T1 कट जाएगा, इतना भागा इतना करेंगे तो T1 और T1 कट जाएगा, और साइन 30 बटा कॉस 30 tan 30 होगा। कितना हो जाएगा ये, tan 30 बराबर mg भागा T2, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा सब काम हम लोग कर सकते। तो यहां से अगर tan 30 का मान हमको पता है, अगर m दिया हुआ रहता कि द्रव्यमान हमारा, अगर मान लो दिया हुआ रहता कि द्रव्यमान जो है ना, द्रव्यमान का मान मान लो पहले से दिया रहता, ठीक है, द्रव्यमान मान लो दिया रहता 5√3 kg, द्रव्यमान कितना दिया हुआ पहले से 5√3 kg। तो यहां से देखो तो tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर m के जगह पे क्या पुट करेंगे 5√3 इंटू जी के जगह पे 10, अब भागा क्या T2। अच्छा, T2 इधर आएगा और √3 उधर गुना हो जाएगा। तो ये सबसे हम लोग मान वगैरह निकाल सकते थे, यानी कि T2 उधर से इधर आया तो इधर आ गया, उधर क्या था 5√3 गुना 10 था, तो √3 इधर आया तो इधर आ गया। देखो क्या क्या किए, T2 को इधर लेके आए, देखो T2 उधर चला गया। अच्छा, फिर क्या किए, ये 5√3 गुना 10 था, तो 5√3 गुना 10 को वैसे छोड़ दिए थे। इधर क्या बटे में √3 है, तो इस √3 को इधर लेके आए गुना में। तो यहां से देखो तो T2 का मान निकल जा रहा है, T2 बराबर √3 कितना होता है 3, तो 5 गुना 3 गुना 10, 5 या 15 दाई के 150, तो T2 बराबर 150 न्यूटन। ये हमारा एक हल हो गया। एक तरह से हम चाहे तो T2 पता कर सकते हैं, द्रव्यमान पता तो T2 यानी टेंशन हम पता कर सकते हैं। अगर इसी का मान हम रख दे किसी समीकरण में, तो हमको कुछ और भी शायद मालूम चले। समीकरण 2 में, समीकरण 2 में यदि हम रख दें T2 का मान, तो हमको T1 पता चल जाएगा ना। इसे समीकरण 2 में रखने पर तो बहुत ज्यादा का नहीं, हल्का फुल्का ये सब चीज अगर एक बार प्रैक्टिस किया रहेगा, देखा हुआ रहेगा ना, तो जब 12th में हम लोग वो सवाल करेंगे तो लगेगा कि हाँ पहचाना पहचाना सा है कुछ, इसीलिए करा रहे। इसे लिखते हैं क्या है, T1 cos 30 बराबर क्या T2, यही ना है। देखो तो समीकरण क्या कह रहा है, T1 cos 30 बराबर क्या है T2। तो T1 को तो वैसे छोड़ दो, cos 30 का मान √3/2, और T2 कितना है भाई 150, तो ये क्या हो जाएगा T1 कितना आएगा, देखो तो T1 बराबर, ये इधर गुना हुआ तो 300,
300 अब भागा √3, कैसे कैसे कर दिए, इतना पता नहीं कि स्टेप समझ में आएगा कि नहीं। 2 उधर गुना होगा तो 150 गुना 2 और √3 भाग में आएगा तो T1 बराबर 300 भागा √3। T1 बराबर क्या होगा, 300 भागा √3। हाँ करो नहीं करो वो सब अलग बात है, परिमयकरण करना चाहो तो कर सकते हो। क्या √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो 300 √3 या भागा 3 ये कट जाएगा तो 100 √3। T1 बराबर क्या, 100 √3 इतना न्यूटन, ये भी आंसर। तो यानी इस प्रकार हम लोग T1 और T2 दोनों टेंशन पता कर लिए। यदि हमको द्रव्यमान मालूम होता तो ये फोटो तुमको एनसीईआरटी में दिखेगा, ठीक है। तो ये इस टाइप का चीज ऐसे बहुत जरूरी नहीं है। इसी में जो 12th में काम आने वाला जो सेम चीज है, 12th में जो सेम चीज जो काम आ रहा है वो क्या है, देखो वहां पे क्या किया था ना, 12th में क्या किया है, ऐसे करके यहां पे से 2 बॉल को ऐसे लटका दिया। देखो ध्यान से देखो, एगो बॉल यहां लटका है, एगो बॉल ऐसे करके लटका दिया, ठीक है। और दोनों बॉल पे धन आवेश दे दिया, दोनों बॉल पे क्या किया, धन आवेश दे दिया। और दोनों आवेश जो बॉल है उसका द्रव्यमान है m और इधर भी क्या है m, दोनों बॉल का द्रव्यमान है m और m और दोनों पे आवेश दे दिया है +q। तो दोनों आवेश जो होगा क्या होगा, एक दूसरे को विकर्षित करेगा, तो विकर्षित करके ऐसे फैल जाएगा। तो इसके और इसके बीच विकर्षण का बल इधर लगेगा। अच्छा, लेकिन द्रव्यमान के वजह से दोनों अगर आवेश नहीं होता तो दोनों तो सट जाता ना। तो यानी एक बल जो है जो चाह रहा है कि दोनों सटे, एक बल है आवेश के कारण जो चाह रहा है कि दोनों अलग अलग हो जाए। दोनों के बारे में देखो जरा सा, एक चीज छोटा सा चीज, तो दोनों के ऊपर बल लग करके थोड़ा सा ये फैल जाएगा, तो फैल जाएगा तो सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी कि ये इस तरीके से फैल गया और इस तरीके से ये भी क्या हो गया, ऐसे फैल गया, दोनों आवेश के कारण। क्या +q, m +q, m, ठीक है, ऐसे करके है, ऐसा होगा। ये 12th में है, सेम टू सेम सवाल पूछा हुआ, इसीलिए बोल रहे हैं। यहां ऐसे लंब है इस तरीके से, ये लंबाई दिया हुआ था l, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये कौन था थीटा, ये कौन है थीटा, तो तुम देखो तो जरा सा, और यहां से यहां तक के बीच की दूरी है d, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है d, ये लंबाई क्या है धागा का l, दोनों तरफ धागा का लंबाई l और l। तो देखो तो यहां पे इस पे तनाव का बल किधर लगेगा, तनाव का बल इधर, वस्तु धागा तो क्या करेगा, वस्तु को उधर खींचेगा, तो तनाव का बल क्या हो गया T, और इस वस्तु पे नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण का बल लगेगा क्या mg, और ये आवेश इस आवेश को इधर धक्का मारेगा, ये आवेश इस आवेश को इधर धक्का मारेगा ना, तो क्योंकि धन आवेश है दोनों, तो ये आवेश जो इस आवेश को इधर धक्का मारेगा इसका नाम रख दे Fe, ई मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल। ये कौन सा बल है, विद्युत बल, समझे, ऐसा ऐसा होगा। तो ये देखो तो ये कौन थीटा है, तो जरा सा ध्यान से देखो, +q और m है, तो ये थीटा है ना, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये थीटा। तो अब इसमें तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा वहां पे बाबू, t है ना, इधर थीटा है, तो जिधर थीटा रहता है उधर कॉस लेते हैं, तो t है तो इधर क्या होगा t कॉस थीटा, और इसका इधर क्या तोड़ेंगे t साइन थीटा। अब देखो ये वस्तु ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, वस्तु ना दाहिने साइड जा रहा है ना बाएं साइड जा रहा है, इसका मतलब ऊपर का बल और नीचे का बल बराबर, इधर का बल इधर का बल बराबर, यानी कि t साइन थीटा इधर का बराबर विद्युत बल। पहला समीकरण ये और ये बराबर, अब क्या ऊपर वाला और नीचे वाला बराबर, यानी कि t cos थीटा बराबर क्या
mg। ये समीकरण अगर लिखने आया तो 12th में तुम वो एक सवाल है 5 नंबर वाला बिहार बोर्ड में पूछा हुआ, वो कर लोगे। ऐसे तो वहां पर हमको फिर से बताना पड़ेगा, समझाएंगे ये सब चीज, ऐसा ऐसा देखो बताए थे कि ये इस पे ऐसे बल लगेगा, टेंशन उधर है, ये इसको आवेश को इधर धक्का मारेगा, ये तनाव का बल उधर है, उसका एक घटक इधर लेंगे इधर लेंगे। अब याद आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो मेहनत लगेगा, मेहनत लगेगा हम ही को। अब देखो अब इसी में ये क्या है, समीकरण 2 है ना, समीकरण 1 और समीकरण 2, और लास्ट वाला पोर्शन यहां पे लिख देते हैं। लास्ट में ये है, ये वाला लास्ट में ये वाला कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं देखो तो, समीकरण 1 भागा समीकरण 2 करेंगे तो देखो क्या होगा, टी और टी कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन थीटा भागा कॉस थीटा बराबर विद्युत बल भागा mg। तो टेन थीटा बराबर विद्युत बल भागा mg। एकदम ये चीज हम लोग निकालेंगे, कब करेंगे, 12th में, 12th में करना है, सेम चीज ध्यान रहे। अब याद रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं, समझे बात। तो ये सबको अब लिखना भी पड़ेगा, क्या क्या चीज हम लोग तनाव का बल जो है उसके कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीज पढ़े, क्या क्या समझे, ये हो गया ये हो गया ये हो गया और ये हो गया। देखो संवेग संरक्षण का सिद्धांत समझते हैं क्या होता है, 9th क्लास में भी है और यहाँ 11th में भी है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत यह कहता है कि यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल ना लग रहा हो तो वस्तु का जो संवेग है वो संरक्षित रहता है, ठीक है। जैसे कि कोई वस्तु है यहां पर A और एक वस्तु है यहां पर B, ठीक है। हाँ, यदि कोई एक वस्तु है यहां A, एक कोई वस्तु है क्या B, ठीक है। तो देखो तो ये वस्तु का द्रव्यमान है m1 और इसका द्रव्यमान है m2, ठीक। इसका रफ्तार है u1, इसका रफ्तार है u2। इसका द्रव्यमान m1 रफ्तार क्या u1, द्रव्यमान m2 रफ्तार u2, m1 u1 m2 u2 दोनों चल रहा है। अच्छा ठीक चल रहा है, अगर ये दोनों टकरा गया मान लो, ठीक है, A और B दोनों टकराया, m1 m2, रफ्तार दोनों का थोड़ा देर के लिए v0 हो गया मान लो, उसके टकराने के बाद दोनों क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। A और B दोनों अलग अलग रफ्तार से चलेगा, ठीक है। द्रव्यमान तो दोनों का सेम रहेगा, इसका रफ्तार v1 इसका रफ्तार v2। तो यहां पे कहना का अर्थ यह है कि टकराया, तो इसमें टकराया तो दो वस्तु जब एक दूसरे से टकराता है तो वहां पे कहेंगे कि दोनों के बीच आंतरिक बल लगा, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में टकराव से पहले या टकराव के बाद का जो संवेग होगा वह संरक्षित रहेगा, यानी कि पहले का संवेग कितना है m1 u1, इसका संवेग प्लस इसका संवेग m2 u2 बराबर बाद का संवेग m1 v1 प्लस m2 v2। ये सब चीज 9th क्लास में पढ़े होंगे। क्या होता है, यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल शून्य हो, तो सिर्फ आंतरिक बल काम कर रहा हो, बाह्य बल शून्य हो, तो वैसे स्थिति में संवेग जो है संरक्षित रहता है, संवेग बदलता नहीं। इसको आप भाषा में लिख लेते हैं, ठीक। बाह्य बल अगर 0 है तो संवेग संरक्षित रहेगा, ठीक है। आगे देखो हम लोग एक बात पढ़ते हैं जरा काम का चीज। तो घिरनी का कॉन्सेप्ट मतलब पुली के बारे में थोड़ा सा बातचीत कर रहे हैं। जैसे कि कुआं से अगर पानी कहीं कहीं देखे होगे तो ऐसे बाल्टी बांधा रहता है, एक गोल ऐसा घिरनी लगा रहता है और उसी से रस्सी नीचे की तरफ जाता, नीचे में बाल्टी है, रस्सी इधर खींचते हैं तो गोल घूमता रहता है ना। तो अच्छा ये इस तरीके से घिरनी हो गया
इससे जुड़ा हुआ है, इस छत से लगा हुआ है, और इसी में रस्सी इस तरीके से हम लोग एक तरफ से दूसरे तरफ तक ऐसे बांध देंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें अब क्या क्या चीज है तो वो देखना जरा सा। जैसे कि अगर यहां पर एक बॉक्स बंधा हुआ है, इसका द्रव्यमान है m1, और एक ये है, इसका द्रव्यमान है m2। दोनों का द्रव्यमान अलग अलग। मान लिए यहां पे m1 ज्यादा है किससे, m2 से, यानी कि ये भारी है और ये हल्का है। m2 हल्का है और m1 भारी है। तो यहां पर क्या होगा जरा देखो तो, m1 अगर भारी है, यहां पे मान लो इसको भी पकड़े हुए, जैसे छोड़ेंगे तो ये तुरंत नीचे गिरेगा और ये क्या होगा, ऊपर उठेगा। तो ऐसे स्थिति में एक बात ध्यान रखना है, छोटा सा जाते हैं। ठीक है, देखो इस वस्तु में ऊपर के तरफ लगेगा तनाव का बल। तनाव का बल, धागा है तो ऊपर तान के रखेगा, धागा है तो इस वस्तु को भी ऊपर तानेगा ये। क्योंकि धागा एक ही है तो तनाव हर जगह एक जैसा। इस वस्तु में नीचे की तरफ काम करेगा कौन, m1g, गुरुत्वाकर्षण के कारण। इस वस्तु में नीचे की तरफ काम करेगा क्या, m2g। ये m1g ज्यादा ताकतवर होगा, इसलिए ये नीचे चला आएगा और ये ऊपर उठेगा। ये बात का ध्यान है, ये नीचे गिरेगा और ये क्या होगा। तो इसमें एक बात ध्यान रखना है, जब ये नीचे गिरेगा तो इसका नीचे की तरफ एक त्वरण होगा, A बराबर क्या, त्वरण इसके अंदर पैदा होगा नीचे की तरफ, और ये वस्तु में त्वरण ऊपर की तरफ। इस वस्तु में त्वरण A किधर आएगा, ऊपर की तरफ। तो ये नीचे गिरेगा, ये ऊपर जाएगा। तो ये जो नीचे गिरेगा जितना रफ्तार से, उतना ही रफ्तार से ये ऊपर उठेगा। अच्छा, तो जो त्वरण होता है ना, त्वरण का मान होता है A, यानी कि त्वरण बराबर होता है m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू g। ये त्वरण रहेगा पुली में। कभी ऐसा सवाल से टकरा गए, ठीक है, ये तो थोड़ा कंपटीशन वाला चीज में ही आएगा, बोर्ड के नजरिए से ये नहीं है। ठीक है, कभी अचानक कहीं टकराए कोई ऐसा सवाल में, ऐसा उधर में कोई पूछिए दिया कुछ बात, उसके लिए बता दिए बस। बोर्ड में इसका कोई काम, और कोई जनरल कंपटीशन में भी ऐसा सवाल नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर भी कोई इधर उधर जेई नीट वेट कोई ऐसे पूछ दिया, उसके लिए बता दिए। त्वरण इसका जो नीचे की तरफ, इसके ऊपर त्वरण होगा m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू g। और अगर पूछेगा कि तनाव का बल कितना होगा रस्सी में, 2m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू g, इतना आता है तनाव का बल। ठीक है, और ये है हमारा क्या, त्वरण, कि किस त्वरण से ये नीचे गिरेगा, यानी किस त्वरण से ये ऊपर उठेगा। जिस त्वरण से ये नीचे जाएगा यही त्वरण से ये ऊपर उठेगा, और वो त्वरण का मान m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। तनाव पूछेगा तो 2m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू, दिखा जाए जरा इसको। अगर इसका मान दिया रहता तो निकाल सकते थे। अगर ये 8, हाँ बोल 2 कहां से आ गया, ये m1 में से m2 घट कैसे गया, तो नहीं पूछे। नहीं, हर चीज आया तो उसका एक वजह है ना, वजह है ना। हर चीज का पूरा इक्वेशन से तरीका से आया है, कि अगर वो जानना चाहोगे तो वो भी बता सकते हैं कि कैसे आया, आखिर ये त्वरण का ये फॉर्मूला ही कैसे बना, इसका भी तरीका है। इसका ये कैसे बना, इसका भी एक तरीका है। लेकिन बस वही है, समय थोड़ा व्यर्थ हो जाएगा। बोलोगे तो बता देते हैं, बोलो क्या बोलते, बताएं या फिर रहने दे। देखो काम इसका सिर्फ जेई नीट वाला में, बोर्ड में तो नहीं है, ना ही ऐसे कहीं तो है, एनसीईआरटी किताबों में नहीं। बोलोगे तो बता देंगे, जान लो। देखो क्या होता है इसमें, समझ लो। देखो इसका हम लोग ये किस तरीके से आया, इसका अगर व्याख्या करें, देखो देखो कैसे आया। जैसे कि ये वाला चीज ठीक है, ये वाला नीचे की तरफ गिरेगा, ये वाला क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगा।
अच्छा, इस वाली वस्तु के लिए देखो तो m1 के लिए कुछ इसका काम है नहीं। देखो m1 के लिए क्या लिख सकते हैं, न्यूटन गति का दूसरा नियम अगर लगाएंगे तो इसमें देखो वस्तु नीचे जा रहा है, वस्तु के ऊपर एक बल लग रहा है नीचे की तरफ m1g, एक बल लग रहा है ऊपर की तरफ टेंशन। तो इन दोनों बल में से ज्यादा ताकतवर है m1g, इसीलिए तो वस्तु नीचे आया। तो मान लो एक बल इधर लग रहा है नीचे की तरफ, एक बल ऊपर की तरफ, तो कुल बल कितना हुआ? नीचे वाला में से ऊपर वाला घटाएंगे, ज्यादा में से कम घटाते हैं तब ना कुल बल निकलता है। कोई भी वस्तु में अगर मान लो एक तरफ लग रहा है 10 न्यूटन, एक तरफ लग रहा है 7 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना हुआ? 3। 10 में से 7 क्या घटाएं? घटा देंगे ना, तो ज्यादा में से कम बल को घटाते हैं ना। तो वैसे यहां पे m1g ज्यादा ताकतवर है, m1g ज्यादा ताकतवर है किससे? टेंशन से। तो m1g ज्यादा है और टेंशन कम है, तो कुल बल कैसे निकालेंगे? m1g माइनस टेंशन, तो ये क्या हो गया? कुल बल हो गया। अब बल बराबर क्या होता है फॉर्मूला? द्रव्यमान गुना त्वरण, यही ना? क्या हम लोग जानते हैं बल बराबर क्या होता है? चूंकि हाँ, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो देखो तो ये तो बल आया, इसमें ज्यादा में से कम घटाए तो कुल बल आ गया ये। अब द्रव्यमान इसका कितना है? m1। रही बात त्वरण की, तो ये हम लोग मान लिए कौन सा त्वरण है इसका? a, तो त्वरण को a छोड़ दिए। ये बना समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आगे m2 के लिए देखो जरा, चूंकि फॉर्मूला क्या कहता है? बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। तो बल देखो तो इसमें कितना लगेगा? ये जो वस्तु है, ये वस्तु तो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर वाला खींच लिया इसको, इसका मतलब टेंशन ज्यादा ताकतवर है m2g से, तब ना वस्तु को ऊपर खींचा है। ये वस्तु तो ऊपर जा रहा है, तो यानी कि यहां पे टेंशन ज्यादा है किससे? m2। तो कुल बल निकालने के ज्यादा में से कम बल को घटाते हैं, तो टेंशन में से क्या करेंगे? m2g घटा देंगे, तो कितना आया? टेंशन माइनस m2g बराबर द्रव्यमान कितना है इसका? m2। द्रव्यमान कितना है? m2 गुना त्वरण ऊपर की तरफ a। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहां पे माइनस टी है, यहां प्लस टी है, दोनों समीकरण को जोड़ते हैं। देखो जरा जोड़ने से क्या होगा। देखो समीकरण 1 में समीकरण 2 को, तो इधर देखो तो क्या है? m1g माइनस टेंशन, इधर तो है m1g माइनस क्या? टेंशन, और उसमें क्या जोड़ेंगे बताओ? इधर वाला टेंशन माइनस m2g, क्या जोड़ेंगे? टेंशन माइनस 2g बराबर इधर का दोनों जोड़ेंगे ना, m1a प्लस m2a। देखो m1a प्लस क्या? m2a। अच्छा, इसमें देखो तो माइनस टेंशन प्लस टेंशन, टेंशन खत्म, m1g माइनस m2g बराबर m1a प्लस क्या? इसमें इधर में ना a कॉमन ले लो, तो a कॉमन ले लेंगे तो m1 प्लस क्या हो जाएगा? m2। यहां g को क्या करेंगे? बाहर निकाल लेते हैं, तो m1 माइनस m2 से क्या किए? g इधर बाहर निकाल लिए, दोनों में कॉमन था ना g, दोनों को बाहर निकाल लिए। अच्छा, अब इधर देखो तो a गुना इतना है ना, a गुना में तो इधर भाग में आएगा, तो क्या आया? m1 प्लस m2, इधर बराबर में क्या है? a। तो देखो पहला वाला आ गया,
क्या चीज? M1 प्लस M2, हाँ नहीं कटेगा। बुरबक काहे कटेगा जी? ये तो 10 माइनस 7, ये 3 हो गया, और 10 प्लस 7 17 हो गया। अगर ये 10 है ये 7 है तो 10 माइनस 7 ये 3 हो गया, 10 प्लस 7 17 हो गया, तो 3 है 17 थोड़े कटेगा। तो ए वाला फॉर्मूला हम लोग पता कर लिए ना, ए वाला जो फॉर्मूला था वो आ गया क्या? अब हम लोग ये वाला फॉर्मूला पता करते हैं कैसे आएगा क्या? चलो अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ये जो आया ना मान, ए का मान, इसी ए का मान को उठा करके इसी समीकरण में डाल देते हैं। मान लो इस दूसरा समीकरण में डाल देते हैं तो हमको टेंशन भी पता चल जाएगा। ठीक है, ए का मान, अब एक काम करते हैं, अब ए का मान समीकरण 2 में रखने पर देखो तो क्या होगा। समीकरण 2 क्या है? टी माइनस M2G बराबर M2A, यही है ना? टी माइनस M2G बराबर M2A, तो देखो तो टी बराबर क्या आ जाएगा उधर? M2A प्लस M2G, यही होगा। अच्छा ठीक है, तो टेंशन बराबर देखो तो यहां पे M2 को कॉमन निकाल लिए तो क्या बचा? A प्लस G, टी बराबर M2 इंटू ए की जगह क्या रखेंगे देखो तो, ये डालेंगे क्या है? M1 माइनस M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू जी, तो डालते हैं M1 माइनस M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू क्या है? जी, ये ए का मान हो गया। अब जी जो यहां पे था प्लस में उस जी को भी लिख दिए। अब देखो जी और जी दोनों में कॉमन है, जी और जी दोनों साइड से कॉमन बाहर निकाल लेंगे। क्या ऐसा बुझाता है कि नहीं? क्या हुआ? M2 जी और जी दोनों जगह बाहर निकाल लिए तो अंदर क्या बचा? M1 माइनस M2 बाय M1 प्लस M2, इधर प्लस में क्या बचा? 1 बचा। ठीक है, अब ये इधर गुना होगा, M2G तो है ही ना, तो ये हो गया T बराबर M2G इंटू, देखो तो ये इधर गुना हो जाएगा 1 के साथ, ये उधर 1 के साथ गुना होगा, टोटल के बटे में M1 प्लस M2 होगा। तो M1 माइनस M2, M1 माइनस M2, अब प्लस इधर क्या? M1 प्लस M2, टोटल के बटे में M1 प्लस M2। ये जैसे मान लो 3/7 है तो क्या लिखेंगे? 3/7 है ना, तो यही 7 यहां आ जाएगा, तो 3 प्लस 7 टोटल के बटे में ये 7, ये ऐसे आता तरीका, ये मालूम है ना, ये इसमें गुना होगा और टोटल के बटे में 1 प्लस M2 आ जाएगा, तो M1 माइनस M2 अब प्लस उधर गुना हो जाता ना, ये सब नॉर्मल सा चीज मैथ वाला। अच्छा, अब उसके बाद टेंशन बराबर M2G, यहां देखो तो M2 कट गया, M1 क्या हो गया? 2 गो M1, 2 समझे कहां से आया? अब ये M1 प्लस क्या, तो मेहनत कराए इतना, 2 M1 M2 भागा M1 प्लस M2 इंटू जी, देख लो ऊपर वाला वही चीज को यहां लिखा हो, तो ये भी हमारा आ गया क्या? तो इस प्रकार यही पुली वाला कॉन्सेप्ट है, त्वरण का ये फॉर्मूला, टेंशन का ये फॉर्मूला, बस। हाँ बस, मैंने मेहनत करा इतना आपको, ये और ये ऐसे ऐसे। देखो आगे हम लोग क्या घर्षण बल क्या होता है? एक स्थिर घर्षण बल है और गतिज घर्षण बल है, दो है, दो उसका टाइप होता है। घर्षण बल महसूस करते होगे कभी भी चलते उलते हैं तो? अच्छा, बताया जाए जरा, घर्षण बल जो होता है वह गति का क्या विरोध करता है या फिर
गति का सपोर्ट करता है। अच्छा, अगर मान लिया जाए तुम्हारे हिसाब से अगर विरोध करता है, तो अगर जैसे कोई आदमी जैसे चल रहे हो, ठीक है, और ठीक है चल रहे हैं, यहां सतह पर जरा भी घर्षण नहीं है, सतह पूरा एकदम स्लिपरी है एकदम, घर्षण घर्षण है ही नहीं, तो चल पाओगे? तो फिर अगर घर्षण नहीं रहेगा, पूरा एकदम चिकनाहट रहेगा सड़क पे, तो उस पर चल तो नहीं पाएंगे हम। तो फिर चलने में तो मदद किया ना, घर्षण है तब तो हम लोग अच्छे से चल पा रहे हैं। तो यहां पे तो क्या हो रहा है, मदद हो रहा है ना घर्षण के द्वारा। क्या विरोध कर रहा तब तो चल रहा है। दोनों बात का अलग अलग गहराई है। क्या चीज, क्या चीज? देखो देखो देखो, घर्षण क्या चीज का विरोध करता है? तो एक अपेक्षिक गति होता है। जैसे अगर मान लिया जाए हम यहां पे ऐसे यहां पैर रखे, तो अब इधर से ये स्लिप ना कर जाए, इसको रोकता है। स्लिप जो कर जाए, इसके अपेक्ष में इसका जो गति होता है उसका विरोध करता है। एक वस्तु के रिस्पेक्ट में दूसरे वस्तु का जो गति है उसका विरोध करता है। लेकिन यही चीज हमको कभी कभी गति करने में सपोर्ट भी कर देता है ना। अगर घर्षण नहीं होता तो हमको मोशन करने में, हमको गति करने में क्या दिक्कत हो जाता, हम चल भी नहीं पाते। तो दोनों तरह का बात है ना, सोचने का नजरिया है अपना देखने। अब अगर मान लिया जाए हम अगर यही जैसे ये एक वस्तु है, कोई कभी कभी देखे होगे कोई प्लेट लेकर के या कोई भी चीज लेकर के हाथ पे ऐसे रख करके लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते। तो अगर मान लिया जाए यहां इन दोनों के बीच घर्षण नहीं होगा तो क्या होगा, अगर ऐसे बल लगाएंगे तो ये स्लिप कर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो हम अगर इसको यहां से यहां तक लेकर के जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहां पर थोड़ा घर्षण की वजह से हमको सपोर्ट मिल पा रहा है, तभी हम इस वस्तु को यहां से वहां तक लेके जा पा रहे हैं। तो घर्षण सपोर्ट भी करता है। सपोर्ट करने का मतलब हो गया गति को सपोर्ट कर रहा है, चलो भाई वो है तो गति हो भी पा रहा है, अगर नहीं है तो गति नहीं हो पाएगा। अगर कार है सड़क पे, है ना, सड़क पूरा फिसलन वाला है, इंजन स्टार्ट करेंगे उसमें चक्का चलने की कोशिश करेंगे तो बस वहीं घूमते घूमते स्लिप होकर के रह जाएगा, लेकिन आगे जा नहीं पाएगा। तो गति को वहां पे सपोर्ट हुआ उसकी वजह से। हाँ, ये जो विरोध वाला बात है ये एक अलग तरह का विरोध है। जैसे इस सतह के तुलना में इसका जो गति हो रहा है इधर नहीं हो पाएगा, पीछे ना हो पाए उसको रोका, पीछे होने से रोका। अगर मान लिया जाए स्लिप, अगर घर्षण इधर घर्षण क्या, अगर घर्षण नहीं रहेगा, ये ऐसे है आगे जाना चाहेगा तो इधर स्लिप कर जाएगा ना, तो उस स्लिप होने को रोक रहा है, उसको रोक रहा है, उस वाले गति को रोकता है। लेकिन जो ओवरऑल मोशन है, यानी ओवरऑल कहने का मतलब कि पूरा का पूरा अगर हम मोशन को देखेंगे, गति को देखेंगे, तो उसमें हमको थोड़ा सपोर्ट भी हो जाता है बात का। तो वो अपना अलग अलग बात है। अगर मान लिया जाए अगर कहीं ऐसा है कि ऐसे ही स्लिप करके जाना है बस, तो उस स्थिति में क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है, वहां पे तो विरोध होगा। अगर मान लिया जाए हम लोग किसी चीज को, बेंच को ही ऐसे धक्का देके खिसकाना चाहते हैं, तो वहां पर तो विरोध होगा ना, वहां पर तो हमको विरोध जैसा महसूस भी होगा। वहां पर जो गति है उसका क्या हो रहा है, साफ साफ विरोध दिख रहा है ले जाने में। तो यही सब चीज है, बहुत कुछ है, वही थोड़ा बहुत हम लोग घर्षण के बारे में बातचीत करेंगे। ये टॉपिक 11th का है, ठीक है, बोला जाए। तबीयत मेरा थोड़ा ठीक नहीं, अब फीवर सा लग रहा है। देखो चलो, क्या बात कर रहे थे कि स्थिर घर्षण बल और गतिज घर्षण बल क्या होता है, ठीक है। तो देखो जरा सा, स्थिर घर्षण बल क्या होगा उसको पहले हम लोग समझेंगे। स्थिर, हाँ क्या चीज, बोलो बोलो, घर्षण बल का परिभाषा। अच्छा, स्थिर घर्षण बल, घर्षण बल में जो ये दो चीज पढ़ेंगे ना, यही दोनों का परिभाषा देखना।
घर्षण बल क्या हो गया? दो सतह के बीच लगने वाला एक ऐसा बल जो उन दोनों के बीच की अपेक्षिक गति का विरोध करता है। ऐसे घर्षण बल समझते हैं तो परिभाषा का हमको काम नहीं है तो नहीं लिखे। लिखना चाहेंगे तो जबरदस्ती लिख सकते हो, कोई बात नहीं। अगर लिखना चाहो तो लिख देते हैं, करते इसमें देखो तो घर्षण बल क्या होता है? जब इस तरीके से, यही है ना, अगर जब दो सतह संपर्क में एक दूसरे के, तब इसका जो अपेक्षिक गति है एक के हिसाब से दूसरे का जो गति है उसका विरोध करने वाला बल नॉर्मल सा, ये घर्षण बल है, सभी जानते हैं हम लोग। घर्षण बल जो है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है स्थिर घर्षण बल और एक गतिज घर्षण बल। दोनों पे अच्छे से बात करते। देखो स्थिर घर्षण बल क्या हो गया? यह वैसा घर्षण बल है जब एक वस्तु के एक के तुलना में जो दूसरा है ना वो गति ना कर रहा हो, जब वस्तु गति ना कर रहा हो और फिर भी उसके ऊपर घर्षण बल लग रहा हो। ऐसा संभव है कि वस्तु गति नहीं कर रहा है, चल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर घर्षण बल लग रहा है, यह संभव है। कैसे? तो देखो, जैसे मान लिया जाए एक यहां इस तरीके से एक वस्तु यहां ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और इस पे हम लोग इधर अगर ऐसे बल लगा रहे, तो अभी कुछ बल लगाए लेकिन वस्तु नहीं चला। इसका मतलब हाथ और इस वस्तु के बीच में घर्षण बल है जो क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। अगर हम इधर से 3 न्यूटन का बल लगाए तो घर्षण बल भी क्या होगा? 3 न्यूटन का उधर से लग रहा होगा और लग करके इसको क्या कर दे रहा है? बैलेंस कर दे रहा है, चल नहीं पा रहा। नेट फोर्स क्या हो गया? 0। अगर हम 4 न्यूटन का बल लगाए अब भी नहीं चला, इसका मतलब घर्षण बल भी क्या हो गया? 4। लेकिन जैसे ही 5 न्यूटन लगाए तो चलने की स्थिति में अब आ गया। अब हम 5 न्यूटन से ज्यादा बल लगाएंगे तो वस्तु क्या होगा? चलने लगेगा, उधर चलेगा। तो क्या बोले हम कि 5 न्यूटन से ज्यादा बल लगाएंगे तो अब क्या होगा? वस्तु चले। तो जब वस्तु चलने लगेगा ना तब स्टार्ट हो जाएगा कौन सा? गतिज घर्षण बल। लेकिन जब तक रुका हुआ है, यानी कि हाँ विराम अवस्था में है, ऐसे हम लोग इधर से बल लगा रहे हैं और बल लगाने के बाद क्या हो रहा है कि इधर से अगर 1 न्यूटन बल लगाए तो घर्षण उधर से 1 के न्यूटन लगेगा और बैलेंस कर लेगा। अगर इधर से 2 न्यूटन का बल लगाएंगे तो उधर से भी घर्षण 2 न्यूटन का लगेगा और बैलेंस कर लेगा। हाँ, क्या जड़त्व का नियम? जड़त्व का नियम तो हाँ होता है कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में उसमें रहने का कोशिश करता है तब तक जब तक कि बाह्य असंतुलित बल ना लग जाए। स्पेस में नहीं, वहां पे कैसे लगेगा? कहा? वहां पे गुरुत्वाकर्षण का बल तो काम करता ही है। गुरुत्वाकर्षण का बल तो काम करता है ना स्पेस में। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण का बल तो काम करेगा ना? नहीं करेगा। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच कैसे लग रहा है? सूर्य और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण के बल तो लग रहा है ना? हा? अरे स्पेस में ग्रेविटी नहीं है, ऐसा वाला बात कैसे कह रहे हो? देखो क्या कहानी क्या है, कैसा क्या बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर सूर्य ठीक है और पृथ्वी, इन दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो जानते हो। ठीक, तो इसका यहाँ पे क्या हो रहा है? डिस्टेंस दोनों के बीच का 14 पॉइंट कुछ करोड़ किलोमीटर है, यानी 15 करोड़ किलोमीटर। तो स्पेस में तो उतना किलोमीटर चलोगे तो स्पेस में तो जाओगे ना, लेकिन वहां और यहाँ में बल तो लगेगा ही। अच्छा, स्पेस में तो कहना ये हुआ कि चल रहा है आदमी तो इस तरीके से रहता है, बस वहीं का वहीं स्थिर रह जाता है, तो उस पर कोई गुरुत्वाकर्षण का बल नहीं लग रहा है, ऐसा ना। वहां पे ऐसा हो जाता है कि अगर मान लिया जाए सूर्य है, उससे कहीं उसे दूरी तो रहेगा ही बहुत सारा, बहुत ज्यादा, लेकिन मान लिया जाए इतना कम गुरुत्वाकर्षण का बल लगेगा कि खींच नहीं पा रहा है। ये हो रहा है जैसे अगर क्या बोलते बृहस्पति ग्रह है या फिर पृथ्वी, यहां से वायुमंडल से काफी दूर अगर निकल गए, ठीक है, और जैसे यहां से चले और सूर्य से पहले बीच में है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल तो लगता है। तो अगर हम यहां से चले और सूर्य तक नहीं पहुंचे हैं, 10 करोड़ किलोमीटर चले हैं, 750 किलो 7.5 ये
800 करोड़ किलोमीटर अगर चले हैं, 1500 करोड़ किलोमीटर है ना, तो 800 करोड़ किलोमीटर अगर है चले, 15 करोड़ किलोमीटर है, सॉरी 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। तो मान लिया जाए हम 8 करोड़ किलोमीटर तक गए तो स्पेस में है, तो वहां पर क्या हो रहा है, ऐसा थोड़ी है कि पृथ्वी के द्वारा हमारे ऊपर गुरुत्वाकर्षण का कोई बल लगता ही नहीं है, लगा लेकिन नगण्य है एकदम। क्यों? क्योंकि हमारा द्रव्यमान कम है ना, पृथ्वी का ज्यादा है। M1 M2 होता है ना, G M1 M2 वायरस का, उसमें M1 बहुत छोटा है, तो पृथ्वी के वजन के आगे हमारा वजन बहुत नेग्लेजिबल हो गया, क्योंकि दूरी ज्यादा हो गया ना, इस वजह से फोर्स एकदम कम हो जाता है। लेकिन पृथ्वी और सूर्य के बीच 15 करोड़ किलोमीटर का दूरी तो है, लेकिन दोनों का द्रव्यमान तो बहुत ज्यादा ज्यादा है ना, तो इसी वजह से बल वहां पर हमको पता चलता है कि इतना बल लग रहा है। लेकिन तो गुरुत्वाकर्षण का बल होता है लेकिन बहुत कमजोर होता है, नगण्य एकदम, ऐसा इतना ज्यादा कम लगता है इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये कहेंगे। नहीं तो गुरुत्वाकर्षण का बल तो काफी दूरी दूरी तक काम करता है ना, पृथ्वी और सूर्य के बीच तो लग ही रहा है। तो स्पेस में हमको महसूस नहीं होता है गुरुत्वाकर्षण का बल, ये कहना होगा। अच्छा, तो यहां एक वस्तु है सिंपल, तो वस्तु के ऊपर अगर हम इधर से बल लगाएंगे, मान लिया जाए धीरे धीरे बल बढ़ाएंगे इधर से, तो इधर से भी क्या होगा, घर्षण का बल इस पे काम करेगा। इस पर, इस दिशा में कौन सा बल काम करेगा, घर्षण वाला, स्थिर घर्षण बल Fs, स्टैटिक वाला फ्रिक्शन फोर्स, स्थिर वाला फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। हम इधर से बल लगाएंगे तो क्या होगा, उल्टा दिशा में बल काम करेगा और इसको आगे खिसकने नहीं देगा। हम धीरे धीरे बल का मान बढ़ाएंगे, 1 न्यूटन से 2 न्यूटन करेंगे तो ये भी 2 न्यूटन लगेगा, इसको 3 करेंगे तो इधर से भी 3 लगेगा, इसको 4 करेंगे तो इधर से भी 4, इसको 5 करेंगे तो इधर से भी 5। लेकिन अब चलने चलने की स्थिति में आ जाएगा, अब 5 से ज्यादा बढ़ाएंगे बल तो क्या होगा, ये फिर अब कमजोर पड़ गया, तो अब ये आगे चला जाएगा। तो वह अधिकतम घर्षण बल जिसको कि दो सतह के बीच बिना गति हुए क्या बर्दाश्त कर पा रहा है, जहां तक अधिक से अधिक घर्षण बल वापस से लग पा रहा है, उसको Fs मैक्स बोलते हैं, अधिकतम स्थिर घर्षण बल। अधिकतम स्थिर घर्षण बल यहां पे हमारे उदाहरण में क्या है, 5 न्यूटन ना। जैसे अगर बेंच को चलाना चाहते हैं, बेंच है रखा हुआ, उसको धक्का देके खिसकाना चाहते हैं, तो पहले थोड़ा सा बल लगाए, नहीं चला, थोड़ा और बढ़ाए बढ़ाए बढ़ाए, अब एक लिमिट आ गया, इससे ज्यादा बल करेंगे तो क्या होगा, खिसकना शुरू कर देगा। तो वह जो लिमिट वाला जो बल है वह अधिकतम बल, मान लिया जाए बल लगाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 न्यूटन अगर लगाएं, तो अब बेंच हमारा चलने चलने की स्थिति में आ गया। 11 से जरा भी ज्यादा करेंगे तो बेंच अब चलना शुरू कर देगा। तो 11 न्यूटन तक वस्तु बिना चले हुए बर्दाश्त कर पा रहा है ना फोर्स को, तो 11 न्यूटन अधिकतम घर्षण बल हुआ। अधिकतम घर्षण बल उधर से लगा, हम बेंच को धकेलेंगे 11 न्यूटन से, तो उधर से भी 11 न्यूटन का बल लगेगा, तो 11 न्यूटन का अधिकतम घर्षण बल। लेकिन 11 से ज्यादा बढ़ाएंगे फोर्स तो क्या होगा, घर्षण बल हार जाएगा, अब फिर चलने लगेगा वस्तु। तो एक लिमिट तक ही घर्षण बल कार्य करता है, ठीक है, अधिकतम घर्षण बल तक होता है, उसके बाद फिर घर्षण बल कार्य करना छोड़ देता है, ठीक है। तो स्थिर घर्षण बल की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो यहां एक वस्तु है, ठीक, वस्तु के ऊपर इस तरीके से हम लोग क्या किए, बल लगाएंगे तो धीरे धीरे स्थिर घर्षण का बल का मान बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते एक लिमिट तक जाकर के रुक जाएगा, ठीक है। वह अधिकतम जो घर्षण बल का मान है वह हमारा क्या, Fs मैक्स से उसको डिनोट करते हैं। तो एक अधिकतम सीमा तक घर्षण बल लग सकता है, उसके बाद घर्षण बल काम करना बंद कर देगा, मतलब ये वाला हार जाएगा, अब फिर वस्तु चलना शुरू कर देगा। तो स्थिर घर्षण बल क्या हुआ, दो सतह के बीच काम करने वाला वह घर्षण बल जिसके लिए दोनों सतह के बीच का जो है ना अपेक्षिक गति 0 है, यानी एक के हिसाब से दूसरा जो है वो गति ना कर पाए, रुका हुआ रहे, जब तक वस्तु स्थिर है, ठीक है, तब तक जो घर्षण बल काम करेगा वही घर्षण बल हमारा क्या है, स्थिर घर्षण बल। जब तक वस्तु क्या है, स्थिर है,
ना, रुका हुआ अवस्था है, विरामावस्था में है, और तब तक जो वस्तु पे घर्षण बल काम कर रहा है वही हमारा क्या है, स्थिर घर्षण बल। और स्थिर घर्षण बल का मान बदल सकता है, बदलता रहता है। ये उस पर लगाए गए, वस्तु पर लगाए गए बल पर निर्भर करता है। ठीक है, लिखते हैं ये सब बात हम लोग। चलो आगे, इसमें आगे बात करते हैं जरा सा। देखो एफ एक्स मैक्स क्या होता है वो समझे। जैसे एफ एस मैक्स का मतलब हो गया कि वह अधिकतम घर्षण बल, एफ एस मैक्स का मतलब अधिकतम घर्षण बल। उससे ज्यादा बल लगाएंगे तबे वस्तु चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। और हम पता कैसे करेंगे कि एफ एस मैक्स का मान है कितना? ठीक है, तो उसको पता करने के लिए देखो क्या रहता है। जैसे कोई वस्तु है तो वस्तु का द्रव्यमान है, मान लो एम। एम क्या है? द्रव्यमान। ध्यान दो जरा, एम हो गया द्रव्यमान। और आगे देखो तो इसमें इसमें इन दोनों सतह के बीच में एक होता है ये म्यू एस, स्थिर घर्षण बल का नियतांक। म्यू एस स्थिर घर्षण बल का नियतांक है। ये दिया रहता है। मान लिया जाए अलग अलग सतह अलग अलग तरह का हो सकता है, तो उनके बीच का घर्षण अलग अलग तरह का होगा। जैसे अगर बरसात का समय होता है तो सड़क पर चिकनाहट बढ़ जाता है अगर, तो कहेंगे कि म्यू एस का मान उस समय घट जाएगा। म्यू एस निर्भर करता है इस बात पे कि दो सतह के बीच का चिकनाहट कैसा है। अगर ज्यादा चिकना है तो फिर म्यू एस का मान कम, और चिकनाहट कम है यानी कि घर्षण लग सकता है ज्यादा, तो म्यू एस का मान ज्यादा हो जाता है ना। तो ये नियतांक हो गया उसका। ठीक है, इसका घर्षण, स्थिर घर्षण बल का। एस मतलब स्टैटिक, रुका हुआ, स्थिर, स्थिर घर्षण बल का। और इसमें देखो तो नीचे की तरफ एक बल काम करेगा क्या? mg। ये सतह को दबाएगा, सतह वापस इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है, नॉर्मल वाला फोर्स, अभिलंब वाला याद करो, ऐसे लगाएगा ना। नॉर्मल याद पढ़े थे इसके बारे में। वस्तु दबाता है नीचे तो वापस सतह भी वस्तु को क्या करेगा? ऊपर बल लगाएगा। और यही नॉर्मल बल किसके बराबर है? mg के बराबर। ऊपर का बल नीचे का बल बराबर, क्योंकि ना वस्तु ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, यानी ऊपर नीचे दोनों का बल बराबर है। तो और m है हमारा द्रव्यमान। तो ध्यान से देखो, यहां पर यहां जो एफ एस मैक्स है, एफ एस मैक्स का मतलब समझे ना, अधिकतम घर्षण बल, उसका मान होता है म्यू एस इंटू नॉर्मल। म्यू एस इंटू नॉर्मल। ये देखो तो म्यू एस का मान अगर दिया रहेगा तो वो लिख देंगे, और नॉर्मल जो है वो क्या है? यहां mg डाल दिए। तो म्यू एस इंटू नॉर्मल करने से हमको ये पता चलेगा कि दो सतह के बीच में, वस्तु और सतह के बीच में कितना अधिकतम स्थिर घर्षण बल लग सकता है। अगर मान लिया जाए ऐसा दिया रहे, इसका वैल्यू है 0.5, मान लो इसका दे दिया वैल्यू, ठीक। और जो द्रव्यमान है ये मान लो दे दिया हुआ है 10 kg, और g का भी वैल्यू क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे स्थिति में देखो तो एफ एस मैक्स कितना आएगा, जरा देखो तो एफ एस मैक्स कितना आएगा? म्यू एस का मान क्या? 0.5, m का मान कितना है? 10, और फिर g का भी मान 10। तो ये कितना हो गया देखो तो, पॉइंट उड़ाएंगे 10 तो 1 से 1 ये खत्म, 5 दही के 50 न्यूटन। तो इसका मतलब अगर हम वस्तु को चलाना चाहते हैं ना, तो हमको 50 न्यूटन से ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, तभी वस्तु चलेगा, और नहीं तो वस्तु नहीं चले। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना, यही इसका अर्थ होता है। लिखा जाए जरा सा इसको। स्थिर घर्षण बल हो गया था, अब गतिज घर्षण बल करना था। ठीक है, गतिज घर्षण बल में समझना है हम लोग को थोड़ा सा क्या चीज। गतिज घर्षण बल, जैसे कि अगर मान लिया जाए कोई वस्तु है, ये इसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, और अभी हम इस पे बल लगा रहे हैं, तो धीरे धीरे बल का मान बढ़ाएंगे तो उधर से घर्षण बल, स्थिर घर्षण बल बढ़ता है,
उसके बाद अधिकतम स्थिर घर्षण बल जब हो जाएगा तब फिर उससे ज्यादा बल लगाएंगे तो क्या होगा, वस्तु चलना शुरू कर देगा। तो जब वस्तु चलना स्टार्ट कर देता है तब इन दोनों सतह के बीच अपेक्षिक गति होने लगता है। दोनों का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होता है कि गति स्टार्ट हो जाता है दोनों का। तो ये जैसे स्टार्ट हो गया तो अब जो घर्षण काम करेगा वह गतिज घर्षण है। अब चलते जब वस्तु चलने लगता है उस वक्त जो घर्षण काम करता है वो हमारा क्या है, गतिज घर्षण बल। अच्छा, गतिज घर्षण बल जो है उसका मान हमेशा स्थिर घर्षण बल का जो अधिकतम मान है उससे कम होता है। जैसे एफएस मैक्स था ना, अधिकतम घर्षण बल म्यू एस इंटू नॉर्मल, उससे कम होता है किसका मान, गतिज घर्षण बल का मान। गतिज घर्षण बल जो लगता है वो कम लगता है थोड़ा सा। देखे हो कि जब शुरू में चलाने में हमको ज्यादा ताकत लगा, लेकिन जब चलने लगा तब थोड़ा कम ताकत लगाना पड़ता है। कभी अगर ऐसा एहसास किए होगे तो, जैसे कोई चीज को धकेल रहे हो, बेंच को धकेल रहे हो, तो स्टार्ट करने में चलाने में शुरू में ज्यादा लगा, लेकिन जब चल गया तब थोड़ा कम ताकत लगता है ना। तो एक बात ध्यान रखना कि एफएस मैक्स जो है उससे कम होता है कौन, गतिज घर्षण बल। तो यही चीज लिखे, जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में हो और एक दूसरे के आपेक्ष में गति हो रहा हो तो उस समय उनके सतह के बीच लगने वाला घर्षण बल को ही गतिज घर्षण बल कहते हैं। और गतिज घर्षण बल का फॉर्मूला वही होता है जो एफएस मैक्स का होता था। इसमें गतिज घर्षण बल है तो यहां पे गतिज घर्षण बल का नियतांक आ जाएगा। गतिज घर्षण बल का नियतांक अलग होता है। गतिज घर्षण बल का नियतांक हमेशा कम रहता है स्थितिज घर्षण बल के, यानी कि म्यू के जो है ना ये हमेशा कम रहता है किससे, म्यू एस से। तो जब रुका हुआ है, स्थिर है, रुका हुआ है, तब जो घर्षण लगता है तो ज्यादा होता है। एफएस मैक्स का मान होता है ना कि धीरे धीरे चलाने में शुरू में ज्यादा ताकत लगेगा, जब एक बार चलने लग गया तो कम ताकत से काम हो जाता है। तो जब गतिज घर्षण बल लग रहा है यानी कि जब वस्तु गति कर रहा है उस समय जो घर्षण काम करता है वो कम रहता है। और उस समय का फॉर्मूला, गतिज घर्षण बल का फॉर्मूला म्यू के गुना नॉर्मल। नॉर्मल तो दोनों में सेम है, लेकिन यहां म्यू के और वहां क्या था, म्यू एस। म्यू के तब होता है, म्यू के अलग है जब चल रहा है तब का नियतांक, और म्यू एस क्या है जब तक वस्तु स्थिर है तब का नियतांक। तो जब वस्तु स्थिर है उस समय घर्षण ज्यादा होता है तो म्यू उस समय का नियतांक ज्यादा यानी म्यू एस ज्यादा। जब चलने लगा तब घर्षण कम लगता है, उस समय का म्यू के कम हो जाता है। जैसे अगर किसी सवाल में अगर ये 0 पॉइंट, पिछला वाला जो म्यू एस है वो 0.5 है तो म्यू के जो है वो 0.4 होगा, थोड़ा सा कम रहता है। और जितना म्यू का मान कम उतना आराम से चलेगा। हाँ, अगर कहीं पर घर्षण नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो म्यू का मान क्या, 0। तो अगर गतिज घर्षण बल निकालना है तो गतिज घर्षण बल का नियतांक दिया रहेगा सवाल में, उसको नॉर्मल से गुना कर देंगे, बस उसी से हमको पता चल जाएगा। इसमें आगे बढ़ते हैं जरा सा। ये गतिज घर्षण बल है जब गति करेगा तब का घर्षण बल, और वो था स्थिर घर्षण बल जब रुका हुआ है तब का घर्षण बल। एक लौटनिक घर्षण बल भी होता है। अगर कोई सिलेंडर है उसको इस तरीके से लुढ़का दिए, उस समय अगर 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 मान लिया जाए घर्षण नहीं रहेगा तो लौट पाना उसका मुश्किल है। जैसे कोई कार अगर चल रहा है तो कार का पहिया तो लौटनिक गति करता है ना, घूमने वाला, लौटने वाला गति करता है, रोटेशन वाला मोशन करता है। तो जो लौट रहा है, लौटने वाला जो गति कर रहा है, तो अगर घर्षण नहीं रहेगा तो उसका चलने में कार को क्या हो जाएगा, दिक्कत, नहीं चल पाएगा ना। तो जब कोई वस्तु लौटनी गति करती है तब वह सतह पर घर्षण के कारण लौटनी गति कर पाती है। अगर घर्षण ना हो तो वस्तु या पहिया जो है आगे या पीछे की ओर खिसकने लगेगा, जैसा कीचड़ में फंसा हुआ कार के साथ होता है। जैसे कार अगर कोई कीचड़ में फंस गया तो घर्षण वहां पे खत्म हो जाता है ना, चिकनाहट हो जाता है, मिट्टी जैसा, एकदम पूरा पानी जैसा सब कीचड़ से फेंकने लगेगा, तो चलने में फिर दिक्कत होगा।
घर्षण के मदद से वहां पे क्या होता है, कार अच्छे तरीके से चल पाती है। समतल सतह पर मोड़ की बात कर रहे हैं, जैसे अगर नॉर्मल जो रोड रहता है, यहां से पूर्णिया से कटिहार जा रहे हैं, या फिर पहले बहुत सारा मोड़ हुआ करता था पूर्णिया से कटिहार जाते टाइम, अब तो रोड एकदम सीधा हाईवे बन गया है, तो अब तो खैर सीधे लाइन हो गया। पहले बहुत सारा मोड़ हुआ करता था, अभी भी बहुत जगह ऐसा है जहां पे टर्निंग देखते हो गया ऐसे करके रोड मुड़ गया, और सपाट सतह होता है, सपाट, वहां पे पोल खड़ा रहेगा और लिखा रहता है अधिकतम गति सीमा 40 या फिर 20 या 30, 40, हाँ, या 40/20, यानी बड़ा गाड़ी है तो 20, छोटा गाड़ी है तो 40, ऐसे करके दिया रहता है। दोनों तरह का रफ्तार दिया रहता है ना, 30, 10 ऐसे करके दिया हुआ है, बड़ा गाड़ी है तो 10, छोटा गाड़ी है तो 20, इस टाइप का ऐसा कुछ। तो उसमें क्या होता है, वहां पर टर्निंग के टाइम पे जो अधिकतम रफ्तार कितना कोई कार रख सकता है बिना स्लिप किए हुए, अगर ज्यादा रफ्तार से करेगा ना तो टर्निंग पे मुड़ते समय क्या होगा, बाहर की तरफ स्लिप कर जाएगा। तो उस समय जो अधिकतम रफ्तार है बिना स्लिप किए हुए, वो होना चाहिए रूट अंडर म्यू आर जी, रूट अंडर म्यू एस आई इंटू क्या आर जी। म्यू एस तो क्या चीज पे निर्भर करेगा, टायर और रोड के बीच कितना घर्षण है उस पर, जितना ज्यादा घर्षण उतना ज्यादा म्यू एस। लेकिन खैर वो तो टायर, अगर नया टायर है तो अच्छा है ना, अगर पुराना टायर रहेगा तो खिया जाता है तो उसका म्यू एस घट जाएगा, तो उसमें स्लिप करने का चांस ज्यादा रहेगा पुराना टायर में, नया टायर में म्यू एस ज्यादा, घर्षण करने का शक्ति ज्यादा। आर यानी कि त्रिज्या जितना ज्यादा बड़ा रहेगा हम उतना ज्यादा रफ्तार रख सकते हैं, यानी टर्निंग के टाइम पे अगर एकदम छोटा सा मोड़ है, तीखा मोड़ एकदम तुरंत ऐसे मुड़ा है, त्रिज्या उसका छोटा है, तब तो रफ्तार कम करना पड़ेगा, त्रिज्या कम तो रफ्तार कम। लेकिन अगर त्रिज्या बड़ा है, यानी बहुत दूर से ऐसे घुमा है ना, रेडियस ज्यादा है, तो हम ज्यादा स्पीड में घुमा सकते हैं गाड़ी, तब उस पर ज्यादा तेज चला सकते हैं। अगर त्रिज्या ज्यादा है तो रफ्तार ज्यादा रख सकते हैं, लेकिन अगर त्रिज्या छोटा है, मोड़ छोटा सा है, तब वहां पे त्रिज्या कम होने पे रफ्तार हमको कम रखना पड़ेगा। ऐसा महसूस करते होगे, टर्निंग के टाइम पे गाड़ी चला रहे हैं, अगर छोटा सा मोड़ है तो धीरे रखना पड़ेगा, अगर बड़ा मोड़ है एकदम बहुत दूर से, जैसे कोई तालाब या कोई चीज के चारों तरफ से ऐसे घुमा करके हो, तब वहां पे तुम थोड़ा तेजी में चला सकते हो। यहां से कुर्सेला जाते समय, पूर्णिया से कुर्सेला जाते समय एक जगह पड़ता है, वहां पे टर्निंग बहुत ऐसे बड़ा सा त्रिज्या में, तो ऐसे बहुत स्पीड में गाड़ी चला सकते हैं। सीधा है तो खैर बहुत ज्यादा स्पीड होता है, एक अलग बात है ना। तो ये हो गया टायर और रोड के बीच का स्थितिक घर्षण बल का नियतांक, ये त्रिज्या, और ये जी यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद एक चीज और, कभी कभी ढालू सड़क भी होता है। ढालू सड़क कहने का मतलब ऐसे है ना, तो रोड थोड़ा सा ऐसे रहेगा ना, तो वो टर्निंग में मदद करता है घूमने में। उस समय हमको जो रफ्तार रख सकते हैं, अधिकतम रफ्तार बिना बाहर की तरफ फेंकाए हुए, बिना बाहर की तरफ फेंकाए हुए रफ्तार हमको जो रखना होगा, वो अधिकतम रफ्तार हम लोग रख सकते हैं आर जी टेन थीटा। आर यानी त्रिज्या, त्रिज्या जितना ज्यादा रहेगा, जितना ज्यादा त्रिज्या रहेगा उतना ज्यादा रफ्तार रख सकते हैं, और थीटा पे भी निर्भर रहता है, थीटा जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा रफ्तार, थीटा जितना ज्यादा, ऐसे करके रोड है, ये जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा, ये कम रहेगा तो स्लिप कर जाएंगे, ज्यादा रहेगा तो बचे रहेंगे। ये यहाँ पे थीटा है रोड का, लिख लिया जाए कहां कहां क्या क्या चीज था। ये बस ये हमारा एंड हो गया। हाँ, अब इस चैप्टर में अब कुछ नहीं करना है हम लोग को, इतना काफी है, सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, चैप्टर नंबर 4, ठीक है। तो और कितना, एनसीईआरटी का जितना भी टॉपिक था सारा हम लोग इसमें डिस्कस कर लिए, ठीक है। इसमें इस चैप्टर में ऐसे तो जितना भी चीज हम लोग पढ़े हैं, 12th के बोर्ड के नजरिए से काम तो नहीं आता, एक फॉर्मूला खाली पता होना चाहिए, F बराबर है में, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलरेशन, है ना, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। हाँ, ये चीज पता है तो इस चैप्टर से बस इतना ही काम आता है हमको 12th क्लास में, बस फॉर्मूला F बराबर है में, इसके अलावा और कुछ 12th क्लास में बिहार बोर्ड के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ भी काम नहीं आता, ठीक है।
अब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे वर्क पावर एनर्जी, कार्य ऊर्जा शक्ति, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका काम पड़ता है 12th में, अगला चैप्टर का उसका काम पड़ता है। इसमें से नहीं पड़ता है इस चैप्टर का काम, तो ठीक है नहीं पड़ता, लेकिन अगला का पड़ता है काम, इसलिए बहुत उस पर अच्छा से ध्यान देना होगा। अगला चैप्टर आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, एसेज दे सकते हो और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11 12 का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन अप किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़